इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? बहुत शानदार। ग्रेट टू सी यू ऑल। गुड इवनिंग। वीडियो स्टक हो रहा है भाई, एक बार रिफ्रेश करो। एक बार रिफ्रेश करो, आपका वीडियो सही हो जाएगा। या फिर फ्लिकर हो रही है यार, ये हो तो रही है। आई डोंट नो व्हाई। लाइट की वजह से हो रही है क्या? फैन तो नहीं चल रहा, फैन की वजह से नहीं हो रही है। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ कैमरे से। अभी ठीक है? अभी पहले से थोड़ी कम है। ठीक है। देखिए, आज मैं लैपटॉप का ही कैमरा यूज कर रहा हूँ और फिर होने लगा ये, तो फिर हो रहा है ना। ये मेरे ख्याल से क्योंकि मैं लैपटॉप का कैमरा यूज कर रहा हूँ, इस वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही कर लें, एक ही क्लास की बात है। ठीक है सर, ओके। तो अब हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है किसके ऊपर? पाइपलाइनिंग के ऊपर। पाइपलाइनिंग में बहुत कमाल का कंसेप्ट है और एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें टॉपिक आसान लगता है, कितने लोग को मुश्किल लगता है पाइपलाइनिंग? अच्छा, पोल कर लें इस पे। ठीक है। पोल 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 पोल। ट्रू मतलब इजी, या ट्रू मतलब इजी, फॉल्स मतलब डिफिकल्ट। ट्रू मतलब इजी, फॉल्स मतलब डिफिकल्ट। ओके, बहुत शानदार। वेरी गुड। तो आधे से ज्यादा क्लास हमारी ऐसी है जिसको पाइपलाइनिंग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगता है या टॉपिक लगता है। कोई बात नहीं, आगे आप देखेंगे किस तरह से हम ये पूरा टॉपिक परस्यू करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो कैश जितना आसान है ना, शायद ऐसा भी हो सकता है पूरे आर्किटेक्चर का सबसे आसान टॉपिक ये हो। इन द एंटायर कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसा बोल सकता हूँ, शायद ये सबसे आसान टॉपिक हो अगर ये बात समझ आए तो। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उन्हें तो ऑब्वियसली फिर हमेशा हमेशा के लिए टॉपिक आसान लगने वाला है। कोई बात नहीं, देखो मैं पहले आइडिया समझाता हूँ। पाइपलाइनिंग का बेसिक मतलब क्या है? पाइपलाइनिंग का बेसिक मतलब क्या है? देखो, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो करने में एक सीक्वेंस यू नो एक सीक्वेंस लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार बना रहे हैं, इमेजिन करो वी आर मेकिंग ए कार। और दरअसल ये जो टॉपिक है ना, ये जो आइडिया है, ये हमने इंडस्ट्री से ही लिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहीं से टॉपिक हमने लिया है। पाइपलाइनिंग लॉजिकल है, फॉर्मूला दोनों है। जैसे मान लीजिए मैं एक कार बना रहे हैं और एक कार बनाने में एक कार बनाने में बहुत सारे स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में सिंपल चेसिस मान लीजिए हमारे पास है। स्टेज नंबर 2 में हम उसमें सीट ऐड कर रहे हैं, व्हील्स लगा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में इंजन्स वगैरह लगा रहे हैं। स्टेज नंबर 4 में जो भी क्लासेस वगैरह है। स्टेज नंबर 5 में फाइनल फिनिशिंग और हमारा जो व्हीकल है वो बन के फैक्ट्री से बाहर। ये एक प्रोसेस है ना? क्या हर स्टेज एक ही काम कर रहा है? हाँ, जिसको बोलते हैं असेंबली लाइन,
हर स्टेज की ड्यूटी फिक्स है, फॉर एवरी स्टेज ड्यूटी इज फिक्स कि फर्स्ट स्टेज को सिर्फ और सिर्फ चेसिस पे काम करना है, सेकंड स्टेज को सिर्फ व्हील्स लगाने हैं, उसके बाद सिर्फ इंजन, सिर्फ ग्लास, और मान लीजिए फाइनल फिनिशिंग का काम करना। पॉइंट ये है कि जब पहला स्टेज कोई व्हीकल आया, उसने चेसिस पे काम कर लिया या किसी ने व्हील्स कंप्लीट कर लिए, तो अब उसको वेट करना चाहिए ये सारा का सारा आइडिया कंप्लीट करने का, या उसको अपने से अगला जो व्हीकल है अब उसके ऊपर व्हील्स लगाने चाहिए? सोचिए, बात समझ आ रही है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसको एक सेकेंड, ये तो भाई मेरी जमा देगा। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं। यस, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं कि आइडिया क्या है कि दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, एक होता है स्किल्ड अप्रोच। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मतलब एक काम, एक इंजीनियर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है और उस स्टेजेस में जो भी काम होगा वो सब कुछ कर रहा होता है। इस बात को समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, 10 लोग हैं, पहले वो ही, या फुल स्टैक अप्रोच भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। एकेडमिकली हम उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड या स्किल ओरिएंटेड, है ना। तो प्रोजेक्ट ओरिएंट के अंदर वही पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, वही डिजाइन करेंगे, वही कोड करेंगे, एवरीथिंग विल बी डन बाय सेम सेट ऑफ पर्सनल्स। ऐसा एक अप्रोच हो सकता है। दूसरा, सपोज देयर इज अ टीम ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियर, जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसकी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वही टीम करेगी। देयर इज अ टीम ऑफ डिजाइनर, जो भी प्रोजेक्ट होगा वही टीम डिजाइन करेगी। देयर इज अ टीम ऑफ कोडर लाइक दिस। अब यहाँ पर जो अप्रोच ऑब्वियसली हम फॉलो कर रहे हैं वो यही अप्रोच होगा पाइपलाइनिंग के अंदर, कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शन को भी इस तरह से फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है? हाँ। और अगर ये बात सच है, इंस्ट्रक्शन को भी अगर हम फेज, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आइडिया आएगा, है ना, मैथमेटिकली उसे कैसे परसीव करेंगे, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। इंस्ट्रक्शन को भी अगर फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जैसे जरा पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूं। कौन सा प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को कितने फेज में डिवाइड करेगा, पहले इस बात को समझिएगा। कौन सा प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को कितने फेज में डिवाइड करेगा, क्या ये फिक्स स्टैंडर्ड है या सब्जेक्टिव मैटर है, और प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज हो सकता है? पहले ये बताइए। ये सब्जेक्टिव चीज है सर। कोई प्रोसेसर बोलेगा इट्स अ 8 स्टेज प्रोसेसर, कोई कह सकता है नहीं सिर्फ 3 स्टेज का प्रोसेसर, लाइक दिस। इस डायग्राम में फिलहाल आप देख रहे हैं तो ये प्रोसेसर कितनी स्टेज का है? इट्स अ 4 स्टेज प्रोसेसर। स्टेज 1 फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और राइट करना। लेकिन मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं कि क्या ये कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है? नहीं। समझने के लिए 4-5 स्टेजेस के साथ हम काम करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बात समझ आती है क्या? ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, नीचे वाला जो रो है आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट में आपको क्लॉक्स दिखा रहा है। फर्स्ट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक। सबसे पहले लेट मी से दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 1। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को पहले हमने मेमोरी से फेच किया, फिर हमने उसको डिकोड किया, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया। सॉरी, दिस इज ओनली इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ना। फिर उसी को हमने एग्जीक्यूट किया, फिर उसको राइट किया। जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ने अपना काम करना कंप्लीट कर लिया, हैव अ लुक एट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम अगले इंस्ट्रक्शन को टच कर रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? जब एक इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करके कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम अगले इंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं, तो ये कौन सी जिंदगी है? आम जिंदगी की विंडोज जिंदगी है? ये आम जिंदगी है, या जिसको लॉजिकली बोल देते हैं नॉन पाइपलाइन। आम जिंदगी है जिसको बोल देते हैं नॉन पाइपलाइन। यस। अब अगर मैं पुराने पॉइंट पे जाऊं, इफ अ सिस्टम हैज ओनली 1 प्रोसेसर, at most 1 instruction can be executed at a time। ये तो फंडामेंटल स्टेटमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस स्टैंडर्ड में। ये स्टेटमेंट हम कई बार रिपीट करते हैं, मैं भी आपसे बोलता हूं। एग्जीक्यूशन के टाइम पे इन अ सिंगल प्रोसेसर, इन अ यूनी प्रोसेसिंग मशीन, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम? ओनली
one instruction can be executed at a time. Uniprocessor, correct. Okay, if we really execute multiple instructions together concurrently, then we must be having multiple processors. और कह रहा है अगर आप एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसा सिर्फ कब हो सकता है, जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर है, और तो कोई चमत्कार संभव नहीं है, मल्टीपल प्रोसेसर होने चाहिए। लेकिन पाइपलाइनिंग क्या चमत्कार कर रहा है, ये अजीब गेम खेल रहा है। ये कह रहा है पाइपलाइनिंग इज अ फिनोमेना or a method which is used using which we will be able to run more than one instruction at the same time on a single processor। हे भगवान, ये कैसे करेगा? कह रहा पाइपलाइनिंग की हेल्प से एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेसर में हम एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन रन कर पाएंगे। बात फॉलो कर पा रहे हैं? ना 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 ना, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज और कोई टर्म बीच में ना लिखना। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, हर टर्म का अपना एक मतलब है। यस और नो? यस। तो ऐसा मत लिखो, है ना। हालांकि एक हद तक बात सही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हर टर्म का एक डिफरेंट सेंस होता है, तो वो कोई एडिशनल टर्म अपन नहीं यूज करेंगे। तो मैं दोबारा से बात को पूछ रहा हूं और आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं, आपकी जमानत चाह रहा हूं। एक प्रोसेसर में एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, और अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक बार में एग्जीक्यूट करना है तो एक से ज्यादा प्रोसेसर लगाना पड़ता है। लेकिन पाइपलाइनिंग वो मैकेनिज्म है जो हमें एक बार में एक ही प्रोसेसर पर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन रन करना अलाउ करेगा। ये बात समझ आ रही है क्या भाई? अगर आप फ्लिकरिंग की बात करो तो हाँ फ्लिकर हो रहा है, लेकिन अटक नहीं रहा है। एक बार आप नेट अपना चेक करो। यस। अच्छा, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, और पहले आपसे पूछ लेता हूं, जब मैं पाइपलाइनिंग की बात कर रहा हूं, रन और एग्जीक्यूट में क्या डिफरेंस है? रियल लाइफ में पूछ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में पूछ रहे हैं, ये बताइए। रियल लाइफ में पूछ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में? नहीं, मैं दोनों में बताऊंगा, मुझे मजा आ रहा है। जब रियल लाइफ की बात करते हैं, आपने कोई बॉलीवुड मूवी देखी है जहां पुलिस पहले भगाती है फिर गोली मारती है एनकाउंटर कर जब करते हैं किसी गुंडे का? वास्तव मूवी देखी है आपने? क्या नाम है, 1.5 फुटिया का एनकाउंटर कैसे किया था? 1.5 फुटिया का। यस। तो उसको बोलते हैं रन करना और एग्जीक्यूट करना। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 1.5 फुटिया को पहले रन कराया फिर उसको एग्जीक्यूट किया, इसको बोलते हैं रन एंड एग्जीक्यूट करना। सही बात है विकास दुबे? जी हाँ सही बात है, वो भी रन और एग्जीक्यूशन ही था, है ना। कंप्यूटर साइंस में रन करना एग्जीक्यूट करना आमतौर पे सेम टर्म है। कंप्यूटर साइंस में दोनों सेम बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब मैं आपसे जानना क्या चाह रहा हूं, अभी हम प्रोसेसर की इंटरनल फंक्शनिंग तो जानते नहीं है, बट क्या पूरे प्रोसेसर का सिंगल डायग्राम आज तक हमने कहीं देखा है? अभी नहीं देखा। तो पहले मैं आपसे आइडिया डिस्कस करता हूं। ये आइडिया पहले समझ लो। अगर ये आइडिया समझ लिया तो मान लो कि पाइपलाइनिंग की स्टार्टिंग ठीक हो गई, वरना फिर कोई मतलब बनता नहीं है, फिर हम हवा में तीर चलाते रहेंगे। और ये दोनों ही डायग्राम चोरी का माल है, तो आप देख सकते हो कितने सुंदर और कितने सही तरीके से आइडिया को बता रहे हैं। देखिए सर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अब देखिए सेकंड आइडिया के अंदर, जैसे ही इंस्ट्रक्शन 1 ने फेच कंप्लीट किया, और मुझे बताओ क्लॉक 2 में इंस्ट्रक्शन 1 क्या कर रहा है? क्लॉक नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 डिकोड फेज में है। क्लॉक नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 डिकोड फेज में है। उसी समय बजाय इंतजार किए अपन ने क्या किया? अपन ने इंस्ट्रक्शन 2 का फेच करना चालू कर दिया। वाह, खूबसूरत है। इंस्ट्रक्शन 2 को फेच करना चालू कर दिया। और ये जो कंसेप्ट है सर, ये कंसेप्ट कहलाता पाइपलाइनिंग। तो ठीक उसके पीछे पीछे अपन चल रहे हैं, ठीक उसके पीछे। रियल टाइम लाइफ में तो आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूं, आप बोलोगे सर चुप हो जाओ बस समझ गए हो गया। यस, लाइक दिस। तो अब अगर मैं देखता हूं नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में कितना क्लॉक लगा सर 2 इंस्ट्रक्शन को रन करने में? नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में 8 क्लॉक्स लगा, और यहां पे कोई चमत्कार नहीं है। हर इंस्ट्रक्शन के लिए 4 क्लॉक लगता है। अब 10 इंस्ट्रक्शन लाते तो 40 क्लॉक लग जाता, आप 2 लाए तो 8 लगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर आई मस्ट से
पहली इंस्ट्रक्शन तो सेम है, उसमें तो 4 ही लगेगा, लेकिन बाकी सब पे सिर्फ एक एक बढ़ाते चलो। तो ये अंदाजा मार पा रहे हो? अगर मैं आपको बोलता कि जनाब 10 इंस्ट्रक्शन है तो कितना क्लॉक लगता, कोई बता सकता है? 10 में 11 लगता ना? सोच नहीं रहे हो यार। 10 में 13 लगता। वेरी गुड। 13 लगता। वो क्यों भाई? पहले वाले ने तो 4 ही लिए होते ना। इमेजिन करो, पहले वाले ने 4 ही क्लॉक लिए होते, उसके बाद जो 9 था उन सबको एक एक ऐड करते, तो 4 + 9 पाइपलाइन में 30 हुए होते, एंड फॉर 10 इंस्ट्रक्शन नॉन पाइपलाइन में 40 हुए होते। यस। अच्छा, नाउ बिफोर कमिंग टू द आइडिया कि रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल हो सकते, एक दो बात और पूछता हूं। ये जो पाइपलाइनिंग है, क्या इसे इंप्लीमेंट करने का ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बैकग्राउंड है, क्या ये हम मान के चल रहे हैं कि प्रोसेसर के अंदर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, इन सबको करने का अलग अलग मशीन है, अलग अलग सर्किट है, अलग अलग मॉड्यूल है, कंपोनेंट है? भाई तभी तो कर रहे हो या नहीं? क्लॉक नंबर 2 पे जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 डिकोड फेज में है, यस यस यस, उस समय मैं इंस्ट्रक्शन 2 का फेच स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये समझ आता है कि शायद फेच करने का सर्किट अलग है, डिकोड का अलग है, एग्जीक्यूट का अलग है और राइट का अलग है। डिफरेंट हार्डवेयर है। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट हार्डवेयर है। और वो हार्डवेयर खाली बैठा हुआ था, तो बजाय खाली बैठने के अपन ने उसको अगले काम पे लगा दिया। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, अब जरा देखिए, शक्ल देखिए इस प्रोसेसर की। आपने हालांकि आज तक बहुत सारे प्रोसेसर्स को इस तरह से स्टडी नहीं किया होगा। IBM 801 एक बहुत सिंपलिस्टिक प्रोसेसर, उसका ये आर्किटेक्चर है। आप मुझे देख के बता सकते हो इसमें कि फेच कहाँ होता है, डिकोड कहाँ होता है, एग्जीक्यूट कहाँ होता है और स्टोर कहाँ होता है? ये सबसे सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँ। अरे क्यों घबरा रहे हो भैया? गेट में जो आएगा वो पढ़ाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। नहीं, गेट में नहीं पूछेगा, ये आपके यूनिवर्सिटी वाले थोड़ी है। IBM 801 आर्किटेक्चर है। मैं पूछ रहा हूँ क्या देख के समझ पा रहे हैं क्या हम कि जनाब यहाँ 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 क्या क्या काम होगा? ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं शर्त लगाने के लिए, तो आप किस चीज की शर्त लगाएंगे? ये पाइपलाइंड प्रोसेसर है या नॉन पाइपलाइंड प्रोसेसर है? इज दिस अ पाइपलाइंड प्रोसेसर और नॉन पाइपलाइंड प्रोसेसर? अच्छा, मैं एक फिर भी पोल चलाना चाहता हूं। अगर आप लिखते हैं ट्रू, ट्रू मतलब पाइपलाइंड प्रोसेसर है, पाइपलाइंड प्रोसेसर। आप लिखते हैं फॉल्स, इसका मतलब नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर है। ओके, बताओ जरा, मैं एक पोल चला के चेक करना चाहता हूं, पाइपलाइन या नॉन पाइपलाइन। ओके, तो आधे बच्चे हमारी क्लास में ऐसे हैं जिनको ट्विस्ट में मजा आता है, कहानी में मजा आता है। उनको लग रहा है सर पूछ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कमाल तो होगा, कुछ ना कुछ कमाल तो होगा। लेकिन भाई साहब, हम बिल्कुल जो पहले बोल रहे थे वो भी बोल रहे हैं, बिल्कुल साधारण बात है। ये नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर ही है, कोई स्टेजेस वगैरह यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। फिर भी मैं बता दूं, मेरी क्लास में 41% बच्चों का मानना था ये पाइपलाइन प्रोसेसर है, और 59 का मानना था ये नॉन पाइपलाइन है। तो 59 सही है, नॉन पाइपलाइन ही है। कैसे पहचान रहे हैं अभी बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा। जब आप दूसरे की शक्ल देखोगे तब समझ आएगा। अब इसकी शक्ल देखो, look at this. This is also architecture of a processor. Look at this. ये colored image है क्या? Yes. और इस पे मैं फिर पोल चलाऊंगा। ट्रू मतलब पाइपलाइन है एंड फॉल्स मतलब नॉन पाइपलाइन है। ट्रू मतलब पाइपलाइन, फॉल्स मतलब नॉन पाइपलाइन। वेरी गुड, जरा ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट है। और आप सबको मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि रिस्क है इसमें 100% रिजल्ट आने का। यस, पर फिर भी मैं खेल रहा हूं। प्लीज टेल मी whether this is a pipeline processor or this is a non-pipeline processor. इस छोटे से डिस्कशन को थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी है
क्योंकि ये क्लैरिटी से पता नहीं चलता। ओके, तो अगेन खैर 82% लोगों का मानना है कि पाइपलाइन प्रोसेसर है। शायद काफी हद तक नजर भी आ रहा था, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मे बी मेमोरी रेफरेंस, राइट स्टेजेस शायद अलग अलग नजर भी आ रहे हैं। यस, लेकिन फिर भी 19% का, अच्छा ये 81 हो गया, 19% का मानना नॉन पाइपलाइन है। बट अगेन आप गलती सोच रहे थे, इसमें कोई टूस नहीं था दोनों कहानियों में। पहले वाला नॉन पाइपलाइन था, ये पाइपलाइन था। अच्छा, अब मजे की बात, देख के पहचानना, तो कोई बात नहीं। क्या आपको देख के पहचानने के लिए एग्जामिनर बोलेगा कि ये लो इसको देख के पहचानो? नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लोग इस बात को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे होते। ये जो पाइपलाइनिंग है, ये सॉफ्टवेयर कंसेप्ट है या हार्डवेयर कंसेप्ट है? मुझे बताओ बस ये बात, एक छोटी सी बात समझानी है मुझे। जनाब, ये जो पाइपलाइनिंग है, इज इट अ सॉफ्टवेयर कंसेप्ट और अ हार्डवेयर कंसेप्ट? मतलब इट इज लाइक कि प्रोसेसर तो सेम है, जब मन करेगा उसको पाइपलाइन की तरह चलाएंगे, जब मन करेगा उसको नॉन पाइपलाइन की तरह चलाएंगे, या प्रोसेसर ही डिफरेंट है? और अगर एक प्रोसेसर नॉन पाइपलाइन है तो चाहकर भी आप उसमें पाइपलाइनिंग वाले कंसेप्ट नहीं चला सकते? नहीं, इस पे मैं पोल नहीं चला रहा, ये तो बड़ा सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, पाइपलाइनिंग इज अ हार्डवेयर सॉल्यूशन, इट्स अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और अ हार्डवेयर सॉल्यूशन। इट्स अ हार्डवेयर सॉल्यूशन। ये प्रोसेसर नॉन पाइपलाइन है तो ये नॉन पाइपलाइन ही चलेगा, इसमें आप चाहकर भी पाइपलाइनिंग नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इसीलिए आपको याद हो, कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है कंसीडर अ पाइपलाइन प्रोसेसर या कंसीडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, इजंट इट? ऐसा नहीं है मैं किसी भी प्रोसेसर में उठा के पाइपलाइनिंग कर लूंगा। भाई कम से कम मशीन तो सपोर्ट करे ना। ऑब्वियसली अगर आप मुझसे चाहते हो कि एक इंस्ट्रक्शन का डिकोड चल रहा है दूसरे का फेच होने लगे, तो सर्किट तो अलग बनाना पड़ेगा। मैं कैसे एक साथ सारे काम कर सकता हूँ? कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा? अलग अलग मॉड्यूल होना चाहिए, अलग अलग मॉड्यूल होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? द आइडिया इफ वी मेक अ स्पेशल प्रोसेस दैट इज पाइपलाइन प्रोसेसर, तो मैं आगे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? where the circuit of every phase is different and the buffer are placed between the stages। buffers की भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ देखिए ये आपको buffers की तरह स्टॉल नजर आ रहे हैं। कुछ बफर हम बीच में रखते हैं रजिस्टर, ताकि अगर डेटा होल्ड करना पड़े तो होल्ड करें। एंड देन वी कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर कंप्लीटिंग ऑल द फेजेस ऑफ द करंट वन। दिस इज पाइपलाइनिंग, और ये आपको नजर भी आ रहा है। और मैं नोट करके दोबारा लिखता हूँ, हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ अ नॉन पाइपलाइन एंड पाइपलाइन प्रोसेसर्स आर डिफरेंट। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्या इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? मुझे बताएं। दोनों का डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट है। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इस आइडिया को थोड़ा और जनरलाइज करता हूं और इसको थोड़ा न्यूमेरिक। अब मुझे बताओ, कंसेप्ट तो आपको समझ आएगा ना, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या है। न्यूमेरिकली कैसे आगे बढ़ेगा वो अलग बात है। एक ऐसा प्रोसेसर बनाना जहां पर हर स्टेजेस के लिए अलग अलग मॉड्यूल हो, और जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन एक स्टेज कंप्लीट करे, उसके कंप्लीशन का इंतजार किए बिना अगले इंस्ट्रक्शन रन करना चालू कर देना, ये पूरी फिलॉसफी ही पाइपलाइनिंग है। सही बात? बहुत शानदार, वेरी गुड। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। एक छोटा सा अप्रोच लूंगा, और जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूं न्यूमेरिकली वो पूरा डिस्कशन आगे लेके चलूंगा। यस, जहां जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा, प्लीज मुझे बताइएगा। यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। कहता है कंसीडर अ सिस्टम where clock is triggered at a speed of 1 megahertz। अच्छा, यहाँ ये इस पूरे गेम में बार बार क्लॉक की बात करेगा, इससे घबराइएगा मत। 1 मेगाहर्ट्ज हमने कल आर्किटेक्चर में शायद बात की थी। 1 मेगाहर्ट्ज और 1 क्लॉक इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकंड। ये रिलेशन आप समझ पा रहे हैं क्या? 1 मेगा मतलब 10 raised to power 6, 10 raised to power 6 ऑसिलेशन करता है एक सेकेंड में। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, यहाँ 2 की पावर 20 मत करना भाई, ये तो फिजिक्स है ना, ये तो फिजिक्स है, रियल लाइफ है। तो
1 मेगाहर्ट्ज इज 10⁻6 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6 और 10⁻⁻6 विच इज नथिंग बट माइक्रोसेकंड। फॉलो कर पा रहे हैं? तो एक क्लॉक में माइक्रोसेकंड लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल चलो इमेजिन करो, आपके प्रोसेसर की स्पीड आपने देखी, कभी लिखा होगा आपके लैपटॉप के इधर उधर आसपास, कितने गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक करता है? नोट किया है कभी? 2 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज, 3.4 गीगाहर्ट्ज। यस, चलो मान लो मैं 2.4 स्टैंडर्ड मान लेता हूं, 2.4 गीगाहर्ट्ज। हे भगवान, इमेजिन करना आप। तो अब बताओ जरा आपके सिस्टम की क्लॉक का टाइम क्या है? अगर आपका कंप्यूटर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, यानी कि 2.4 into 10⁻9। कैन यू इमेजिन दिस? गीगा मतलब 10⁻9। 2.4 into 10⁻9 ऑसिलेशंस करेगा एक सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा? 2.4 into 10⁻⁻9 डिवाइड करना जरा 1 को 2.4 से, कितना आएगा भाई? करके देखते हैं, ये तो मजेदार काम है। 1 को डिवाइड करिएगा 2.4 से, इट कम्स समथिंग अराउंड लाइक 0.416, समथिंग लाइक दिस। सो इट इज लाइक 0.41 नैनोसेकंड। 10⁻⁻9 इज नैनोसेकंड। हे भगवान, आपका कंप्यूटर एक क्लॉक आधी नैनोसेकंड से भी कम समय में चला रहा है, आपके स्पीड नहीं आ रही है ना? तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। कोई टेंशन नहीं है, बट आगे बढ़ता हूं। कहता है इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर देयर आर 4 स्टेजेस एंड ईच स्टेज टेक ओनली 1 क्लॉक। हर स्टेज पे 1 क्लॉक लग रहा है। मेरा पीसी तो मुझे देखना पड़ेगा, ये तो लैपटॉप है, इनकी तो वैल्यू ही नहीं करता। क्या लिखा है इस पे? इंटेल कोर i5 8th जनरेशन। चलिए खैर, ये तो काम चलाओ सिस्टम है। फिर भी आज यही काम माना, ये बात तो ठीक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं इसकी कोई आलोचना कर रहा हूं, बस मुझे पसंद नहीं है, वही बात है। पैसे तो दिए मैंने इसके लिए भी, है ना? नहीं नहीं, ये मैंने खुद लिया है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो 4 स्टेज है, 1 क्लॉक है। इफ अ प्रोग्राम हैज 10 इंस्ट्रक्शन देन हाउ मच टाइम इट विल टेक ऑन नॉन पाइपलाइन ऑन पाइपलाइन। मेरे ख्याल से ये तो हमने एग्जांपल में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, बट फिर भी आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ नॉन पाइपलाइन में कितना लगेगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? 40 क्लॉक लगेगा, इजंट इट? 40 क्लॉक लगेगा, क्योंकि एक में लगेगा 4। अच्छा, मैं आप बोलो तो मैं देख रहा हूं, खूबसूरती देख रहे हो भाई की? ना रुको, तुम रुको, मेरी बात सुनो। ये देखो, खूबसूरती देख रहे हो भाई की? इससे बेहतर इमेजिनेशन नहीं की जा सकती भाई। तैयारी करके आते हैं, ऐसे ही थोड़ी। ये चोरी का माल नहीं भाई साहब, ये भाई का माल है। चलिए, तो ये ऑब्जर्वेशन एक बार देखिए और मुझे बताइए। हालांकि ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों आगे तक नहीं किया, बट पहले को भी 4 लगेगा, दूसरे को भी 4 लगेगा, तीसरे को भी 4 लगेगा। इस तरह करते 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 जहां मैं 10 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, तो वहां पर 4 into 10 टोटल 40 क्लॉक्स खर्च हो चुके होंगे। यस और नो? ओवरऑल 40 क्लॉक्स। अच्छा, नाउ लुक एट दिस। अब तो शायद कोई डाउट भी नहीं रहे कि 13 कैसे आ रहा है। तो पहले में जरूर हमको ये समझ आया कि 4 लगे, उसके बाद तो हर एक क्लॉक पे एक एक खत्म होते जा रहा है, क्योंकि हम पहले से उसको पैरेलली रन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब ऑब्जर्व करा तो 13 क्लॉक के अंदर ही हमारा काम खत्म हो गया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? 13 क्लॉक के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो नॉन पाइपलाइन में कितना, पाइपलाइन में कितना? क्या पूरा केस ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? ठीक है, अब कुछ और छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, यहाँ कुछ जो फॉर्मूला बाजी मैंने की है उसे एक बार देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। इफ ऑल इंस्ट्रक्शंस आर आइडेंटिकल, अगर ऐसा है, टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग का एक छोटा सा फॉर्मूला, हालांकि मुझे खुद पसंद नहीं है बट आगे कुछ काम आएंगे, तो मैं लिख रहा हूं सम ऑफ क्लॉक्स फॉर ईच फेज इन वन इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे केस में होगा 4। गौर करिएगा इस बात पे, मैं विदाउट पाइपलाइनिंग की बात कर रहा हूं। हमारे केस में कितना होगा? 4
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे केस में कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ 1 क्लॉक, जो कि कितना है 1 माइक्रोसेकंड। मुझे बताओ मैं गलत कर रहा हूं क्या? नंबर ऑफ फेजेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, सो ओवरऑल व्हाट आई विल गेट इज, यहां से मुझे मिलेगा 40 क्लॉक और एक क्लॉक ले रहा है 1 माइक्रोसेकंड। तो नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर पे जो टोटल समय लगेगा जनाब वो हो जाएगा 40 माइक्रोसेकंड, 40 माइक्रोसेकंड। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? जहां जरूरत नहीं है वहां टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, पहले से पूरी बात लिख के लेके आया हूं, बस ऑब्जर्व करना है। सर एट अ टाइम एक ही काम होता है ना, तो यहां मल्टीपल एट अ टाइम कैसे हो रहा है? देखिए अब दोबारा मैं इस बात को समझा रहा हूं। जब हम बोलते थे कि एट अ टाइम एक ही काम हो सकता है, तो उसकी अपनी एक लिमिटेशन थी, यस और नो? यस। और ये सवाल ना आए इसके लिए मैंने 15-20 मिनट लगाया है ये डायग्राम समझा के आपको। बताओ, सोचो इस बात को आप फॉलो कर पा रहे हो क्या? ये जो पहले वाला सिस्टम था ये इतना कॉम्प्लेक्स था सर कि इसमें एक बार में एक ही काम हो पा रहा था, सब हौच पौच था। लेकिन ये फैक्ट्री हमने ऐसी लगाई है जहां पर स्टेजेस में काम होता है। ये फैक्ट्री हमने ऐसी लगाई है जहां स्टेजेस में काम होता है, तो यहां पर एक बार में मल्टीपल काम हो पा रहे हैं, है ना? जिस तरह आमतौर पर आप समझिए जब हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे तो हमें लगता है हम एक गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन अगर स्टेजेस में बनाएंगे तो मल्टीपल कार्स एक साथ बन रही हैं। अच्छा, पाइपलाइनिंग में आप कह रहे हैं 13 वाला समझा दो। अब मुझे लगता है इस डायग्राम के बाद समझने समझाने के लिए कुछ रह जाता है क्या? मुझे ये बताओ, आपको क्या लग रहा है? क्या इस तरह के सवाल पास्ट में, इतिहास में मेरे ऊपर नहीं फायर किए होंगे जो इस डायग्राम बनाने के लिए मजबूर हो गया मैं? हुए है ना सर? इसीलिए मैं ये डायग्राम बना के लाया हूं। जब मैं स्टेज बाय स्टेज, क्लॉक बाय क्लॉक आपको दिखा रहा हूं, इसमें क्या समझाऊं मैं? ये बताओ। समझ आ रहा है सर कि जब I1 ने डिकोड फेज में गया, I2 ने काम चालू कर दिया, I2 आगे बढ़ा, I3 काम चालू कर दिया, और 1 2 3 करते करते मैं 13 तक पहुंच गया। क्योंकि इसकी तो भी मैंने फॉर्मूला बाजी की भी नहीं, मैंने नहीं की, मैंने तो आपको डायग्राम से ऑब्जर्व करा दिया। अच्छा, देवदत्त कह रहे हैं सर इंस्ट्रक्शन को हर स्टेज का टाइम डिफरेंट हो सकता है क्या? देवदत्त मुझे एक बात बताओ, अगर हर चीज पहले आधे घंटे में आपको बता दूंगा तो आप आगे बढ़ पाओगे? है, जिसकी शादी हो रही होती है अगर उसे पहले आगे के परिणाम बता दें वो शादी करेगा फिर? ये बताओ। अरे भाई अभी अगेन जरा मेरा गौर करो, मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ बड़ा बड़ा इफ लगाया है। इस बात का क्या मतलब है? इफ ऑल इंस्ट्रक्शंस आर आइडेंटिकल, द टाइम टेकन फॉर अ स्पेसिफिक फेज ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस आर सेम। तो अभी अपन सेम से चालू कर रहे हैं, समय के साथ इसे फिर डिफरेंट पे भी जाएंगे। ये रुको, आपने पीपीटी देखी नहीं, मैं तैयारी के साथ आया था। ये देखो यहाँ हर स्टेज का टाइम देखो डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है ना सर? तो करेंगे लेकिन चुल्लेबाजी नहीं, समय के साथ करेंगे। पाइपलाइनिंग क्यों बोल रहे हैं इसको? हाँ, ये आप एक वैलिड क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए ये जो टर्म है पाइपलाइनिंग, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ही कॉइन्ड है ना? ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ही कॉइन्ड है और उन्होंने इसको पाइपलाइनिंग कह के बुलाया था इस कंसेप्ट को कि एक काम खत्म किए बिना दूसरा काम स्टार्ट कर देना पाइपलाइनिंग कहलाता है। एक काम खत्म किए बिना दूसरा काम चालू करना पाइपलाइनिंग कहलाता है। तो अब उसको ऐसा बुला रहे हैं। वैसे इस पे मैंने रिसर्च की है बट इसका कोई मुझे ठोस एविडेंस नहीं मिला। पाइपलाइनिंग शब्द का इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग अलग कामों के लिए किया गया है। आम तौर पे ये होते हैं जासूस, जो होते हैं जासूस, समझते हो? जासूस एजेंट्स, इनको भी पाइपलाइनर कहा जाता है। यस, खासकर रशिया अपने जासूसों को पाइपलाइनर बोलता है।
तो इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की, बट इसका कोई ठोस एविडेंस मुझे मिला नहीं। तो बस आप ये मान के चलिए कि हम इसको पाइपलाइनिंग की तरह से पूरा आइडिया लेके पढ़ रहे हैं। हालांकि इसको आप ये भी एक तरह का चुल्लाइजेशन है, ये भी तो चुल्लाई है, एक काम खत्म होनी दूसरा चालू कर दिया। लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है सर, पूरी तैयारी के साथ करेंगे ये। यस, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। आप लोग भी तो पढ़ाई में पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते? बताएं, पढ़ाई में ये सब्जेक्ट अभी पहला चैप्टर हुआ, अभी दूसरा भी चालू कर दिया। अब पता नहीं कौन सा चैप्टर कौन से स्टेज में छूटा हुआ है, सब हौच पौच। हमारी मम्मियां जब किचन में खाना बनाती हैं, क्या वो पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल नहीं करती? एक रोटी का ऐसे, अब पता नहीं आप क्या क्या बोलते हैं, हमारे मल्लो बोलते हैं, गोला अंडा जो बनाते हैं उसका। एक रोटी का मल्लो बनाया, वो मल्लो बना हुआ है, दूसरी रोटी को ऐसे ऐसे करके उसको रखा हुआ, तीसरी रोटी तवे पे चल रही है, चौथी रोटी गैस पे चल रही है। भाई गजब लेवल का पाइपलाइनिंग है, वरना तो 4 लोगों को बैठ के खाना खिला सकते हो क्या? आप देखो स्टेजेस हो रहे होते कि नहीं। उस रोटी को बेल दिया गया है, अगली रोटी तवे पे है, फिर लास्ट स्टेज में गैस पे है, फिर आपके पेट में है। पाइपलाइनिंग है पूरा। तो ये सब कॉमन सेंस है भाई, इंडस्ट्री में हम लगा रहे हैं, ये आप बचपन से देखते आ रहे हो पाइपलाइनिंग, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक बात है। क्लॉक के बारे में थोड़ा बताइए। अबे क्लॉक के बारे में वैसे आप ज्यादा नहीं जानो तो सही है। क्लॉक एक रेफरेंस है। देखिए किसी भी दुनिया में कुछ काम करने के लिए, मैं आपको एक बात समझा, हर चीज रिलेटिव है। जैसे हमारी जो रियल लाइफ की क्लॉक है, अभी समय बज रहा है 7:38। ये कैसा क्लॉक है मुझे बताओगे? ये क्लॉक कहां से आया? ये क्लॉक कहां से आया? जीएमटी से आया। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछ लूं इस बात को, अगर सबसे डेप्थ में देखें तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना सन के, और अपनी रिवॉल्यूशन पे भी घूम रही है। तो एक बार जब पूरा सर्कुलर घूम जाती है, हम उसे 24 घंटा मान लेते हैं, है ना। ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है टाइम का। हमें हर किसी को टाइम का कोई अंडरस्टैंडिंग मानना पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, कोई मार्स पे बैठा है, उसे आपकी क्लॉक समझ आएगी? कोई इस गैलेक्सी से बाहर है, उसे आपकी क्लॉक समझ आएगी? कहते ये क्या बेवकूफी चल रही है, उसे नहीं समझ आनी, है ना। तो इसी तरह समझिए, इस आइडिया को समझिए, इस लॉजिक को समझिए। इसकी अपनी अलग क्लॉक है, इसे आपकी क्लॉक से मतलब नहीं है। तो अब दोबारा मैं अगर इस बात को बताऊं, जिस तरह हमारी दुनिया में भी ऐसा होता है ना, पहले सुबह होती है, फिर दिन होता है, 12 बजते हैं, शाम हो रही है, रात के 12 बज गए, फिर सुबह हो रही है, फिर शाम हो रही है, फिर सुबह हो रही है, ऐसे चलता रहता है। यस, ठीक उसी तरह मान लो ये इलेक्ट्रिक करंट की ये सिस्टम के क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है, उसमें भी सुबह होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर रात होती है। और इसको हम एक 1 कंप्लीट साइकिल मान रहे हैं। नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे, बल्कि यहाँ क्षमा चाहूंगा मैं, यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हुई ना। तो ये एक क्लॉक है, एक रेफरेंस है। जो कुछ होगा इस क्लॉक के हिसाब से होगा, और हर कोई इस क्लॉक के हिसाब से सिंक्रोनाइज करेगा। अगर कुछ लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, याद है, तो वहां पे अपने पूरा क्लॉक ट्रिगरिंग का गेम खेल के मैंने आपको बताया था। यस और नो? यस। तो कोई कह रहा है अपन पॉजिटिव एज पे मिलेंगे, कोई कह रहा है पॉजिटिव लेवल पे मिलेंगे। तो इसी क्लॉक के अलग अलग फ्रेम्स को हम एज अ रेफरेंस मान के आगे बढ़ते हैं। तो इस सिस्टम में सिंक्रोनाइज करने का एक दूसरे आपस में यही तरीका कि हम क्लॉक पे काम करेंगे। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम और डिटेल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, हार्डवेयर के? जी हाँ। जैसे जैसे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, तो आपको क्लैरिटी में फील आने लगेगा कि हे भगवान, ये इंस्ट्रक्शन ऐसे रन होती है। रजिस्टर की क्लॉक पल्स तक आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। यस, लेकिन अभी बहुत डेप्थ में जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है सर, तो मुझे बताएं, अभी नॉन पाइपलाइन में 40 माइक्रोसेकंड का खर्चा होगा 10 इंस्ट्रक्शन को रन करने में। क्या ये समझ आता है कि आपको? यस, ओके। अब अगर यही कहानी मैं पाइपलाइन पे ले आऊं आपको, पाइपलाइन पे, तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? ये अजम्पशन तो हम अब भी मान के चल रहे हैं ना कि सारे इंस्ट्रक्शन सेम क्लॉक लेगी। अजम्पशन है, आगे जाके चेंज करूंगा इसे, बट अजम्पशन है।
यस, ठीक बात है। तो अब देखिए उसे फॉर्मूले की टर्म्स में मैं कैसे पिरो देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेज है, नंबर ऑफ फेज है 4। 4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन को तो 4 फेज लगते हैं, कुछ कम ज्यादा लगता है, मुझे बता दो एक बार मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। नहीं सर, पहले को तो 4 ही लगते हैं, पहले को 4 लगते हैं। और उसके बाद देखो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन -1 यानी कि 10 -1, बाकी हर किसी के लिए एक एक लगेगा, तो 9 हो गए ना। जो हमने किया था 4 + 9, वो ये भी तो वही कर रहा है, और क्या कर रहा है, 4 इधर और 10 - 1 9 इधर, मल्टीप्लाई टाइम ऑफ द 1 क्लॉक विच इज 1 माइक्रोसेकंड। तो 4, मैं यहाँ फॉर्मूला बाजी नहीं कर रहा, अभी इसको नेचुरल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, बट 4 + 9 हो जाएगा, करता है 13, और 13 × 1 माइक्रोसेकंड, आपका आंसर आ जाएगा 13 माइक्रोसेकंड। ये कहानी है किसकी, पाइपलाइनिंग की। पाइपलाइनिंग के साथ करेंगे तो ऐसा होगा। अभी मैं बाद में इसको फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया जाना चाहिए, वो भी ऑब्जर्व कराऊंगा। बट ये आइडिया जरा आप देखिए, मुझे बताइए बात समझ आती है क्या। इधर ये 13 माइक्रोसेकंड, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। और फिर वही बात है, ये प्रमाण आपके सामने है, मैं बहुत बेसिक्स से लेके चल रहा हूं, इसमें कोई एडिशनल दिमाग नहीं लगा रहा हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके सर, ओके। आगे बढ़ता हूं और अब आपको एक मजे की बात पूछता हूं, कुछ फर्दर नए टर्म्स आपसे पूछूंगा। यहां देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्पीड अप। एग्जाम में पूछेगा आपसे स्पीड अप कैलकुलेट करो, क्या पूछेगा बताओ, एग्जाम में पूछेगा स्पीड अप कैलकुलेट करो। व्हाट इज स्पीड अप, लुक एट द फॉर्मूला। स्पीड अप इज टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम विद पाइपलाइनिंग। रेशो है टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम विद पाइपलाइनिंग। हमारे एग्जांपल से समझे तो कैन आई से इट मस्ट बी 40 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 13 माइक्रोसेकंड। 14 माइक्रोसेकंड 40 माइक्रोसेकंड divided by 13 microsecond, and precisely if I calculate then that this must come about like around 3.076 something। तो ये जो स्पीड अप आया, ये खराब स्पीड अप है या कमाल का स्पीड अप है? लगभग क्या सीखे इससे आप, 40 डिवाइड बाय 13 से क्या सीखे आप? सीखे कि स्पीड लगभग 3 गुना हो जाएगी, 3 times फास्टर विद द पाइपलाइनिंग। तो आप समझो कंसेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं, बट कुछ कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड, एक प्रोसेसर को इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे खेल रहे हैं, शायद इसी वजह से इसको इतना सीरियसली पढ़ाया जा रहा है और पूरा चैप्टर बना दिया टॉपिक के ऊपर, क्योंकि 5-10% का इंप्रूवमेंट नहीं है ना, 300% का इंप्रूवमेंट है। अब अगली बात देखो, अभी आपको धीरे धीरे इस बात को समझाऊंगा, बड़े मजेदार बड़ा खूबसूरत आइडिया। कहता है मैक्सिमम स्पीड अप इज द नंबर ऑफ स्टेजेस। हमारे सिस्टम में कितने स्टेजेस थे हमारे प्रोसेसर में, जो एग्जांपल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 4 स्टेज थे। ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम स्पीड अप होगा वो स्टेजेस होता है, यानी कि हमारे केस के हिसाब से 4 हो सकता था, लेकिन हुआ कितना, हुआ 3। 4 गुना हो सकती थी स्पीड, लेकिन 3 गुना ही हुई। तो अब आपसे पूछता है एफिशिएंसी क्या है, तो अब एफिशिएंसी है आपका मैक्सिमम स्पीड अप यानी कि 3.076 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। अंदाजा ले रहा हूं, है ना। इस रिजल्ट को जनाब अब अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वेरी गुड, मेरा भी सेम वैल्यू आ रहा है भाई। हमारी एफिशिएंसी जो होगी वो लगभग आ रही है 76.92 है ना। तो अब आप सोचेंगे एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का से क्या लेना देना, जो था वो कर लिया। अभी समझाता हूँ एफिशिएंसी से क्या मतलब है, लेकिन ये टर्म याद कर लो। स्पीड अप क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड अप क्या होता है, धीरे धीरे अब हम पाइपलाइनिंग की टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। स्पीड अप क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड अप क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। स्पीड अप इज टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम विद पाइपलाइनिंग।
मैक्सिमम स्पीड अप इज द नंबर ऑफ स्टेजेस एंड एफिशिएंसी इज द स्पीड अप डिवाइड बाय मैक्स स्पीड। सो तीनों चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं, वो दूसरी चीज है जो आप बोल रहे हैं, वो दूसरी चीज है। सर मैक्स स्पीड अप भी एक बार रिपीट कर देंगे? नहीं, इसको मैं रिपीट, हाँ मुझे ये करना चाहिए। देखिए, ये जो मैक्सिमम, ये जो स्पीड अप है, स्पीड अप टाइम विदाउट डिवाइड बाय टाइम विद पाइपलाइनिंग, ये सबको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई मैंने अजीब बात नहीं की। लेकिन मैक्सिमम स्पीड अप 4 क्यों है, ये फिलहाल मैं आपको समझाने में असमर्थ हूं। क्या मैं बता पा रहा हूं क्यों है ये, क्यों लिया मैंने, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? नहीं, अभी नहीं बता सकता सर, लेकिन आने वाले 10 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा कि क्यों मैक्सिमम स्पीड अप 4 होगा, अभी समझाऊंगा। तो ये मैं मानता हूं कि ये भी मैं समझाने में सक्षम हूं आपको। तो फिलहाल आप ये मान लो बस कि मैक्सिमम स्पीड अप, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा या आंसर भी लिख दिया, मुझे बताओ। मैं तैयारी से आया हूं सर, मैंने आंसर लिखा हुआ है वहां पे, मैं आपसे पूछ नहीं रहा। मैक्सिमम स्पीड अप नंबर ऑफ स्टेज होता है, जो कि हमारे केस में 4 है, बट क्यों है वो 10 मिनट में समझ लेंगे। हाँ, एफिशिएंसी, अब ऑब्वियसली अगर कोई चीज मैक्सिमम है और आप जो रिजल्ट निकाल पा रहे हो उनकी तुलना ही एफिशिएंसी होती है। व्हाट इज एफिशिएंसी? 100 में से आप जितना कर पाओ, तो वो एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब अभी मैं समझाता हूँ स्पीड अप की क्या कहानी है। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पर मैंने सारी चीजें सेम लिखी हुई है, लेकिन अब मेरा आपसे एक निवेदन है। निवेदन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्ट्रक्शन 10 के बजाय हमने इंस्ट्रक्शन कितने लिए थे बताओ? हमने इंस्ट्रक्शन 10 लिए थे। मैं कह रहा हूं 10 नहीं, जरा 100 इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये पूरी कैलकुलेशन रिपीट करके बताओगे मुझे? प्लीज टेक 100 इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन एक बार रिपीट करके मुझे बताओ। Want to teach you something phenomenal। 100 पे कितना आ रहा पूरा निकालना, स्पीड अप बताना, मैक्स स्पीड अप तो 4 ही रहेगा, एफिशिएंसी बताना। If the number of instruction is large, then the first case time will become negligible। अब ये तो समय के साथ हम सीखेंगे, हालांकि आप सही डायरेक्शन में चल रहे, इतना मैं बोल सकता हूं। ओके, तो टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग विल बिकम 400। आई थिंक सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। एंड टाइम विद पाइपलाइनिंग विल बिकम 103, और डिवाइड करने पे आप लोग मुझे बता रहे हैं लगभग वैल्यू आ रही है 3.88। यस, मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होना पॉसिबल नहीं है। एफिशिएंसी भी आप बता रहे हैं काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आ रही है। 3.88 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये एफिशिएंसी, क्या बात है, क्या बात है, 97% एंड काउंटिंग समथिंग पहुंच गई है, जो एफिशिएंसी मात्र 76% थी। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की लाइफ से एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट की लाइफ का ट्रांजिशन है ये। यस, अच्छा, अब देखिए, समझदार को इशारा काफी है। आप में से कुछ लोग खुद अंदाजा लगाने लगे कि अगर 10 से 100 पे इतना फर्क है, तो जनाब 100 से 1000 पे क्या होगा। और मैं अगली बात आपसे वही करने वाला था कि अब आप मुझे बताओ ये सेम सिस्टम 1000 पे कैसा परफॉर्म करेगा सर, कैसा परफॉर्म करेगा 1000 पे? ओहो, सो इन दैट केस मैंने आपका समय बर्बाद किए। टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग will become 4000 divided by time with pipelining, yes, will become 1003। now धीरे धीरे it will start very close to 4, like 3.988 something। और परसेंटेज की टर्म्स में पूछूं तो आप लोगों का कहना है maximum speed this and then multiply by 100, 99.7% के करीब ये जा रहा है। ओहो, जबरदस्त एफिशिएंसी। उसके बाद भी कोई माँ बाप अगर ये कह दे कि तेरा ये नंबर क्यों कटा, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। ऐसे मिल जाते हैं।
हमारी क्लास में एक लड़का था, उसके मैथ में 99.5 नंबर आए। ये रही बात रही होगी 7th 8th क्लास की, कितने आए? 99.5। अब आपको पता है ना, आधा तो पूरा हो जाता है। स्कूल में रूल होता था, पता नहीं ये आगे रूल चलता है कि नहीं, बट आधा नंबर पूरा हो जाता है। सो टेक्निकली बाद में जो रिजल्ट में आया, अभी भी यही रूल चलता है सर, ठीक है। तो टेक्निकली जो बाद में रिजल्ट आया वो आया 100 में से 100। सही बात भाई साहब, मैंने अपनी आंख से उस बच्चे के पिताजी को उस बच्चे को डंडे से मारते हुए देखा है, और आप जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। कह रहे तेरा आधा नंबर क्यों कटा, ये क्या बेवकूफी की है तूने, तू कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक कर देता मैं मान लेता, ये कैसी तूने बच्चों वाली हरकत की है, तूने क्यों किया तूने ये। उसको मारा भाई साहब, स्कूल में ही मारा। यस, उनके पिताजी खुद अपने पिताजी के इकलौते पुत्र 10वीं पास, घर में ही आगे दुकान खोल के परचून की दुकान चलाते थे, जिन्होंने मारा। हमारा तो दोस्त था, हम तो जानते ही थे। परचून मतलब क्या बोलते हैं इसको? फॉर्चून नहीं, परचून मतलब किराना स्टोर, जनरल स्टोर। यस 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 यस, दूध, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, वो सब देख लो आप, है ना। और आगे की कहानी मुझे पता नहीं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, ये 7th 8th क्लास की बात है, बताऊं या नहीं बताऊं, थोड़ी दुखद है आगे की कहानी, बताऊं? 12th क्लास में ऑब्वियसली ये बच्चा हमारी क्लास का टॉपर रहा होगा, ये बच्चा हमारी क्लास का टॉपर था। 12th क्लास में इसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 12th क्लास में इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। भाई प्रेशर क्यों किया? प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर कि जिंदगी मौत बन जाए भाई, क्या बदतमीजी है ये। बट खैर, चलिए, पापा पापा जेल क्यों जाएंगे, पापा जेल जाएंगे? देखिए, जेल जाने की जरूरत क्या है, वो आदमी तो जीते जी नरकी भुगत रहा है भाई। एक बच्चा वही सुसाइड कर ले, नहीं। बट खैर, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बता रहा था, ये कहानी दूसरी तरफ चली गई। तो खैर, और ये चीज मैं आपको भी बता रहा हूं पर्सनली, ज्यादातर लोगों के तो खैर पिताजी नेक्स्ट लेवल चिल होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे हो सकते हैं, है ना। अच्छा, मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, अब आप मुझे बताओ, और 10-15 साल के बाद आप लोग भी उस स्थिति में पहुंचो कि अपने बच्चों के रिजल्ट चेक करोगे? नहीं। उस समय उन्हें डांटते हुए मन में शर्म तो आएगी थोड़ी बहुत, कि नहीं, कि थे तो हम भी ऐसे ही। बस, तो जीवन का मजा लीजिए, है ना, और जो भी है उसको पॉजिटिव लीजिए। आपको नहीं पता लाइफ में कौन आगे क्या करने वाला है। जैसे इसमें मैं एक पॉजिटिव एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो MHRD मिनिस्टर थी, अब तो चेंज हो गई थी, फिर स्मृति ईरानी, उनके बच्चे के 12th क्लास में शायद 60 कुछ % नंबर आए थे, 60 कुछ, 60 समथिंग, है ना। एंड शी शेयर्ड इट ऑन ट्विटर वेरी प्राउडली, वरना लोग बताते नहीं है कि ये तो वैसे ही शिक्षा मंत्री है, इसके बच्चे कितने कम नंबर क्यों? यार नंबर है, isn't it? You should be proud about it. मैं अपने खानदान में ऐसा पहला बच्चा था जिसने साइंस साइड ली, और 12वीं में पहली बार में पास हुआ। कैन यू इमेजिन दिस? बाकी तो आर्ट्स लेके भी लटक गए, तो फिर टेंशन क्या है। चलिए, 12वीं में मेरे कितने नंबर थे? 12वीं में सर मेरे 65% नंबर है CBSE बोर्ड से। और बताओ क्या जानना चाहते हो? कहो तो मार्कशीट लाके दिखा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता।
10th में मेरे ख्याल से 71 के करीब ही थे। ये भगवान, श्वेता तुम्हारे 90% नंबर थे। ओहो, जबरदस्त भाई। और ये कौन से स्कूल? केंद्रीय विद्यालय। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, नंबर अपनी जगह है, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, इजंट इट? आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चीजों को आगे लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। बीटेक में ऐसा क्या किया? बीटेक में हमने पढ़ाई की और क्या किया, लेकिन एक और देखो, कॉन्फिडेंस होता है ना। हमारे नंबर कम आते थे क्योंकि हम पढ़ते नहीं थे। ये हमें पता था कि हम बेवकूफ नहीं है, पढ़ेंगे तो आ जाएंगे, पढ़ ही नहीं रहे जब, फिर क्या से आएंगे। चलो एक सेकंड, अब हम बहुत बहुत दूसरी तरफ जा रहे हैं। दोबारा पॉइंट पे वापस आते हैं। ये जरा देखिए, एमटेक में मेरे, मुझे याद नहीं, ऐसे कुछ 90 कुछ परसेंट आए होंगे, 90 to 93% एमटेक में। और मैं पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ही पता नहीं कैसे आ गए, सच्ची बता रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा भाई। चलो खैर, वो आगे की कहानी है। प्रोजेक्ट में मेरे पूरे में से पूरे नंबर थे, 10 में से 10 पॉइंटर में आते थे हमारे, 10 में से 10। भाई टीचर है हम भाई, हमें नहीं देंगे वाइवा में नंबर, और किसे देंगे बताओ। चलो खैर, दोबारा मुद्दे वापस आते हैं। अब आप एक बात समझाओ मुझे कि सेम मशीन है, सेम कहानी है, ये एफिशिएंसी चेंज क्यों हो रही है यार? 76 से 97 और 97, ये समझ नहीं आ रहा मुझे बताओ, ये एफिशिएंसी चेंज क्यों हो रही है? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो रहे हैं। ओके। तो अब आप ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व करो। जो पहली इंस्ट्रक्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको तो उतना ही क्लॉक लगता है जितने नंबर ऑफ फेजेस हैं। ये सब नो, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको तो उतना ही क्लॉक लगता है जितने नंबर ऑफ फेजेस हैं। क्या ये अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है आपको? ये बताओ मुझे। अब मैं एक काम करता हूं, हालांकि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, बट मैं ऑब्जर्वेशन आपको समझाना चाहता हूं। और ये देखिए, एक स्पेस मैंने खाली छोड़ा हुआ है, किसके लिए? डेरिवेशन के लिए। लुक एट दिस, पढ़िए क्या लिखा हूं मैं, खाली पेज पे नहीं, मैंने पहले से बना के रखा है। कंसीडर अ सिस्टम वेयर वी हैव m स्टेजेस एंड कंटेन n इंस्ट्रक्शन। स्पीड अप निकालना है, गौर करिएगा। अगर टाइम विदाउट पाइपलाइन में आपसे पूछूं तो कोई समस्या है क्या किसी को? टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग, m स्टेजेस हैं और n इंस्ट्रक्शन है, तो वेरी गुड। द टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग शुड बी m into n। अच्छा, इसे टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, नंबर ऑफ क्लॉक्स में ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। टाइम विद पाइपलाइनिंग कितना होगा? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं जनाब m, है ना, और नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है n, और हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं n-1। सही बात है क्या? इसको अपन लिख सकते हैं n-1। क्या इसमें कोई तकलीफ है आपको? नहीं है। तो अब अगर मैं इनको डिवाइड करूं स्पीड अप निकालने के लिए, m into n डिवाइडेड बाय m into क्या लिखूं? n-1। सही बात है। अच्छा, इधर में ये तो यार प्लस करना था ना, क्या करवा रहे हो यार तुम मुझसे? ये अपराध मत करवाओ, ये तो प्लस करना है, ये प्लस करना है। नाउ लुक एट दिस। अब एक बात मुझे बताना, तो ये जो आया ये स्पीड अप आया। अब हमारे भाई श्रेयांश शायद कुछ समय पहले एक बात बोल रहे थे, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताओ, इन द लॉन्गर रन m और n में कौन बहुत ज्यादा बड़ा है? इन द लॉन्गर रन यार n बहुत ज्यादा बड़ा है, isn't it? m तो नंबर ऑफ स्टेजेस है, n है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर मैं बहुत अजीब ना बोलूं, अगर आप किसी प्रोग्राम में 10 लाख लाइंस का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई बहुत अजीब बात है क्या? बता दो, 10 लाख लाइन लिखना नहीं।
बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं सर, 10 लाख लाइन हो सकती है। अच्छा मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, अगर आपको किसी को 10 लाख रुपए, 10,03,000 देने हो, कितने रुपए देने हो? 10,03,000, बट आप उसको कहो यार 3 रुपए नहीं दे रहा, 10 लाख दूंगा, वो बुरा मानेगा क्या? मानेगा? हाँ, किसी को 3 रुपए ही देना और वो भी आप ना, तो वो तो बुरा मानेगा, है ना? मान लीजिए आप वही किराना स्टोर पे गए, 3 रुपए की टॉफी लेने के, तो 3 रुपए क्या दूं यार, क्या फर्क पड़ता है भैया? सिर्फ 3 रुपए में फर्क पड़ता है। बट हाँ, 10,03,000 देने और फिर 10 लाख दे दो तो फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव है ना, रिलेटिव बात है। ठीक है, तो अब मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, इन द लॉन्गर रन, इफ आई से दैट m plus n-1 is as good as saying n, तो आप मेरी बात का बुरा मानोगे क्या? बस मुझे ये बताओ, मैं अंदाजा पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि यार ये 10 लाख है, ये 4 है, ये -1 है, 10,03,000 को 10 लाख बोल लो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। बात समझ आ रही है आपको? इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। सो implementing this idea in the formula m into n divided by n, I get maximum speed up capital small m। बताओ, और ये m क्या है? m तो नंबर ऑफ स्टेजेस है यार, m तो नंबर ऑफ स्टेजेस है। तो मैं आपसे 5 मिनट पहले गलत थोड़ी बोल रहा था, मैं बार बार क्या चिल्ला रहा था? मैक्सिमम स्पीड अप इज नंबर ऑफ स्टेजेस। बताओ, तो ये जो 3.9999 नजर आ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ता जाएगा, अब आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहला इंस्ट्रक्शन ही तो 4 ले रहा है, बाकी सब तो एक एक ही ले रहे हैं ना। बताओ यस और नो? पहला इंस्ट्रक्शन 4 ले रहा है, बाकी सब लोग एक एक ले रहे हैं। अब इस बेस पे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग की क्यों मैं इसको 1 बोल रहा था, क्यों मैं मैक्सिमम स्पीड अप आपको m बोल रहा था, ये मैं समझा पा रहा हूं। और अगली बात बड़ी हिम्मत के साथ बोलना चाहता हूं, एक टर्म यूज की जाती है प्रोसेसर में, जो हमारा सपना होता है वो होता है सीपीआई। नाउ सीपीआई स्टैंड्स फॉर, कौन बताएगा? सीपीआई स्टैंड्स फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI stands for clock per instruction। वेरी गुड, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। हमारा सपना है कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन 1 हो जाए, हर क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन, हर क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन। आप मुझे बताओ, विदाउट पाइपलाइनिंग इधर हमारा क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कितना था? बताओ जरा, अभी समझाता हूं आपको। विदाउट पाइपलाइनिंग हमारा क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कितना था? विदाउट पाइपलाइनिंग हमारा क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन 4 था, है ना? अब आप मुझे दोबारा समझाओ वही बात, पहले इंस्ट्रक्शन छोड़ दूं या उसको इग्नोर कर दूं, तो आप देखोगे उसके बाद तो हर क्लॉक पे एक इंस्ट्रक्शन नहीं चला रहा क्या मैं? बताओ आप मुझे, चला रहा हूं ना? तो इन द लॉन्गर रन वी कैन से दैट क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन विल बिकम 1 और विल अप्रोच टूवर्ड्स 1। लगभग 1 हो जाएगा। विल बिकम 1 और विल अप्रोच टूवर्ड्स 1। ये बात समझ पा रहे हो क्या? विल अप्रोच 1 और विल बिकम इन 1। वेरी गुड, मजा आ गया। मेरे मित्र चंदन कह रहे हैं सर क्या कोई इंस्ट्रक्शन बीच में एग्जिट हो सकती है पाइपलाइन में? मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब एग्जिट इंस्ट्रक्शन मतलब कोड रोकना चाहते हो? किंग रवि, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? ओके, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। आई एम इनवाइटिंग यू, बताएं क्या सवाल है आपका? वेरी गुड, एक्सेप्ट करिए इनविटेशन और अपने किंग रवि रन अवे। King Ravi, where are you? Rain, go away. King Ravi, go away.
खैर कोई बात नहीं। मुझे बताएं सर, यहां तक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? भाई मौका सबके लिए, जो चलो रौनक क्या पूछना चाहते हो बताओ बेटा। वेरी गुड। हाँ रौनक बोलो बेटा, वेरी गुड। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर इंस्ट्रक्शन बीच में अगर स्टॉप हो गया, सपोज सर एग्जीक्यूट में अगर हॉल्ट आ गया, मतलब कि एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं हो गया, तो पाइपलाइनिंग में उसका सीपीयू सीपीआई सीपीआई तो थोड़ा स्टक होगा ना, मतलब कि थोड़ा मतलब वो हॉल्टिंग टाइम भी एड अप होगा, तो उसका क्या परफॉर्मेंस पे, मतलब ये सीपीआई कितना एप 1 तक तो अप्रोच तब नहीं कर पाएगा, तो वो तो एक हॉल्ट, हॉल्ट डिसएडवांटेज हो गया ना सर। जी, हॉल्ट कैसे हुआ? मतलब उस पर बिजली गिर गई, उसका मन मूड खराब हो तो गया, कैसे हॉल्ट हुआ? सर क्योंकि सर देखिए वहां पे अगर I1 का मतलब ये जो I1 तो हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो पहला है इनिशियल, फिर जब पाइपलाइनिंग में आएगा तो 1+1+1 करते जाएगा, ये समझ में आ गया। लेकिन सर अगर कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मतलब I1 सपोज करने मतलब वो एग्जीक्यूट होने से पहले वो क्रैश कर गया, मतलब I2 तक नहीं पहुंच पाया, तो उसका मतलब I2 भी सपोज सर हो गया, I3 तक नहीं पहुंच पाया, हाँ ये बेटर है, I3 तक नहीं पहुंच पाया तो सीपीआई तब क्या होगा सर? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक बात है भाई, है चीज मजेदार ये नहीं, ये लिखने में बच्चे को बड़ा समय लगता, ये लिखने में समय लगता नहीं बात। वेरी गुड। और शायद आप में से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरी गलती है, हो सकता है अगली क्लास में मैं इम्प्रोवाइजेशन करूं। हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया, हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया कितने क्लॉक पे लिया? पहला कितने इंस्ट्रक्शन पे लिया? 10 पे, सही बात। पहला 10 पे लिया, दूसरा दूसरा 100 पे लिया, तीसरा तीसरा 1000 पे लिया। यस और नो? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नहीं, देयर इज ओनली वन इंस्ट्रक्शन, देयर इज ओनली वन इंस्ट्रक्शन, व्हाट विल हैपन देन? What is time with pipelining and what is time without pipelining? There's no change, isn't it? तो अब आप क्या ये बोलोगे पाइपलाइनिंग बेकार है? दोबारा समझो, मैं तो ऑलरेडी आपसे बोल रहा हूं सर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इमेजिन करो, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ता जाएगा, क्या आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है? दैट इज द रीजन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। यस? क्या मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि सीपीआई 1 नहीं आएगा तो मुझे फांसी दे दीजिएगा? क्या मैंने आपसे बोला सीपीआई 1 हमारा सपना है या हमारी वास्तविकता है? बताओ मैंने क्या बोला? मैंने बोला सीपीआई 1 हमारा सपना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ते जाएंगे वी विल अप्रोच टुवर्ड्स 1। लेकिन अगर जैसा हमारे मित्र कह रहे थे 3 इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, इमरान खान ने छींक दिया और हमारा प्रोसेसर फूट गया, कुछ समस्या आ गई उसके अंदर, तो क्या होगा? उस केस में सीपीआई 1 नहीं होगा। तो क्या उसकी वजह से किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किसी की किडनी फेल हो जाएगी? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बात खत्म हो गई। आप उस प्रोसेसर को लॉन्ग रन पे नहीं चला पाए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम ये सिर्फ ये समझा रहे हैं, हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि लॉन्ग रन में जब आप इसको अप्रोच करोगे, मैं कोई और एग्जांपल आपको बताता हूं। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ कि भाई लंबा करते हैं तो लंबा चलाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इकोनॉमी टू स्केल, यस। चाइना में LIC कार, CNG, कोई और अच्छा, मतलब अगर मैं, वैसे इकोनॉमी टू स्केल आप मान सकते हैं, अगर कोई चीज आप बहुत कम खरीदेंगे, है ना, तो आपको महंगी मिलेगी कि सस्ती मिलेगी? आपको ऑब्वियसली महंगी मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो चीज सस्ती पड़ेगी, है ना। तो आप बोले कि मैं तो सिर्फ 2 ही चीज खरीदना चाहता हूं तो उसमें मुझे महंगा पड़ेगा भाई,
मैं कब मांग रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हमेशा सस्ता पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे कॉस्ट लगभग 1 रुपए पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ऐसे मान लो कॉस्ट पर इंस्ट्रक्शन विल बिकम 1 रुपी। सही बात? बहुत ही शानदार, मैं बहुत खुश हूं। और मेरे ख्याल से जो मैं चाह रहा था, जिस लेवल पर डिस्कशन और जिस लेवल पर आप समझो, आपके माध्यम से ये चीज हो पाती है। मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। डू यू अंडरस्टैंड कि कैसे कहानी क्या आगे बढ़ रही है? आई एम लाइकिंग इट। अब समय आ गया है, अगर इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो क्या होगा? नॉट इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो भी मैं एंटरटेन डेलिबरेटली नहीं कर रहा हूं। इनकी बात सही है, इनकी बात सही ऐसे है, हमारे मित्र जो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट, यही पूछ लेता हूं। मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन है a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, है ना, और एक और इंस्ट्रक्शन है वो है a प्लस डी इज इक्वल्स टू e। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों के बीच में डेटा डिपेंडेंसी है? डेटा डिपेंडेंसी हाँ है। जब तक पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन चालू हो नहीं सकता सर, क्योंकि दूसरे इंस्ट्रक्शन में तो ए का वैल्यू यूज हो रहा है। बताओ ये बात सही है क्या? यस। तो क्या यहां पे पाइपलाइनिंग फेल होगा? क्या यहां पे पाइपलाइनिंग फेल होगा? हाँ होगा। अगर मैं बोल दूं if a is less than equal to b, if a is less than b, then you run these 3 statement, otherwise go directly। अब आप मुझे बताओ, आप इस इंस्ट्रक्शन को लोड करके रन करना चालू कर दिए, कंडीशन फेल हो गया, आप तो डायरेक्ट अगली पे आ जाओगे, ये वेस्ट हो गया आपका टाइम। यहां भी पाइपलाइनिंग को प्रॉब्लम है। Now this kind of dependency is known as what dependency? That is data dependency or control dependency। data dependency और control dependency। now that नीचे वाला that is control dependency। पहले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन ये डिसाइड कर रहा है कि अगला इंस्ट्रक्शन रन होगा भी कि नहीं होगा। पहले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन डिसाइड कर रहा है कि अगला इंस्ट्रक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, बट इसके लिए हम आगे सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हजार्ड्स और डिपेंडेंसीज। स्ट्रक्चरल हजार्ड्स, कंट्रोल हजार्ड्स, डेटा हजार्ड्स, सब कुछ आपके पीपीटी में लोड है। तो इनके साथ हम कैसे खेलेंगे और इनसे क्या समस्याएं हमें होंगी, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही बात है? लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब था। ठीक है, तो अब जो पहला अजम्पशन, अब जो मैंने कुछ अजम्पशन बनाया ना, धीरे धीरे उनको ब्रेक करूंगा। पहला अजम्पशन, हर इंस्ट्रक्शन के हर फेज को सेम टाइम लगता है, ये सच है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हर इंस्ट्रक्शन के हर फेज को सेम टाइम लगता है, ये सच है कि झूठ है? ये झूठ है, और इस झूठ से पर्दा उठाने का मौका आ गया है। गौर करिए, गौर करिए। हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन द टेबल? गिवन टेबल में कितना इंस्ट्रक्शन है? 5 इंस्ट्रक्शन है, एंड ईच ऑफ देम हैज 4 phases: fetch, decode, execute, store या write back। I can give you 1 or 2 example। भला फेच में डिफरेंस कैसे आ गया? सबका फेच में 1-1 लग रहा है, i3 के फेच में 4 लग रहा है, ऐसा क्यों? i3 के फेच में 2 लग रहा है। Why is it possible? ऐसा संभव भी कैसे है? साइज नहीं, देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे इस बात को। अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं, मेरी बात समझ लो। मैं रजिस्टर निकाल के ला रहा हूं, लाइक डिकोड है। अभी एक हो सकता है इंप्लाइड एड्रेसिंग, इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड लिखा हो। एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, नहीं, इंस्ट्रक्शन में एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे ऑपरेंड मिलेगा। एक हो सकता है नहीं, इंस्ट्रक्शन में एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे एक और एड्रेस मिलेगा, जिस एड्रेस पे ऑपरेंड मिलेगा, इनडायरेक्ट। एक हो सकता है इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर का एड्रेस मिलेगा, उस रजिस्टर पे एक और एड्रेस मिलेगा जहां पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा। हे भगवान, 7-8 तरह की सिर्फ एड्रेसिंग पढ़ोगे आप। तो मैं समझा रहा हूं, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या डिकोडिंग के क्लॉक्स अलग अलग हो सकते हैं? जी हां, हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन,
लुक एट दिस एग्जीक्यूशन। अरे भाई, क्या हर ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन कॉस्ट सिंगल क्लॉक होगी? ये किसने बोला? ये किसने बोला? कैंपाकोला। भाई, एडिशन में रिक्वायर लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। Yes or no? And calculating under root may also require more instruction than multiplication. हो सकता है ना? तो ऑपरेशन जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसके इंस्ट्रक्शंस भी उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इन 5 इंस्ट्रक्शन को रन करके आप मुझे बता दो विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग एंड विदाउट द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग कितना कितना टाइम लगेगा और स्पीड अप क्या होगा। पूरी कहानी, कितना कितना टाइम लगेगा और स्पीड अप क्या होगा। क्या अब आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? एक तो ये मेरे बाल इतने घने होते जा रहे हैं, परेशान करते हैं। बताओ भाई। बहुत हैवी हो गए हैं। कभी कभी मैं सलून में जाता हूँ हेयर कट कराने के लिए, कहता आपके बाल बहुत पतले हो रहे हैं, बहुत उड़ रहे हैं, ये क्रीम लगा लो, ये मंजन लगा लो। मैंने कहा बाल काट, 50 रुपया ले, मुझे बख्श दे, चल। किसी ने मुझे भेजा है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आप में से एक विद्यार्थी है, इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरी फोटो एडिट करके मुझे गंजा करके भेजा है। कह रहा सर बुरा मत मानना लेकिन आप अच्छे लगोगे। कौन है? यहाँ पे है कोई वो बच्चा? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। कह रहा बुरा मत मानना बट आप गंजों के अच्छे लगोगे। मैंने कहा अच्छा भाई। ये देखो मिल गया, ये देखो दिख रहा है क्या? इस आदमी ने क्लास की रिकॉर्डिंग लेके एडिट करके मुझे गंजा कर दिया। प्यार है आप लोगों का, बट आई लाइक इट। हाँ, फिल्टर यूज किया है बट आई लाइक इट। मैं इस पे सीरियसली विचार करूंगा कुछ समय के बाद। चलिए खैर, सुबह कुकर में क्या था? सुबह कुकर में राजमा ही था भाई, आप लोग सही बोल रहे थे। मेरे मित्र कह रहे हैं टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग इज 32 एंड टाइम विद पाइपलाइनिंग इज ओनली 15, एफिशिएंसी इज 53%। ओके ओके, तो मुझे बताओ पहली इंस्ट्रक्शन ओवरऑल कितना टाइम ले रही है? 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5। अगला इंस्ट्रक्शन 2 and 2 4 and +2 that is 6, and 2 and 2 4 and +3 7 and +1 that is 8। अगला इंस्ट्रक्शन ये 4 and 2 6 + 1 7, और आखिरी इंस्ट्रक्शन 1 + 2 is 3 and 3 + 3 is 6। यस, अगर पाइपलाइनिंग को हटा दें तो इन सबको ऐड कर लो, उतना ही टाइम लगेगा। इसमें कोई डाउट है क्या भाई? 5 + 6 + 8 + 7 + 6 कितना लगेगा? 5 + 6 11 + 8 is 19 + 7, अच्छा निकाल लिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच, 32 लगेगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दो। इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो कि सर 32 कैसे आ गया? 32 लगेगा। ओके ओके, अब दैट इज द केस। अब मैं ये भरना चालू करता हूं, जहां गलती करूं मुझे बताइएगा। ये गौर करिए, ये गौर करिए, फेच, अभी फेच चल रहा है ना? यहां मैंने उल्टा कर दिया, ये लिखने का तरीका बदल दिया है। डिकोड 2 क्लॉक में चलेगा, डिकोड डिकोड, एग्जीक्यूट 1 में चलेगा और राइट बैक 1 में चलेगा। 5वीं क्लॉक तक पहुंचते पहुंचते पहली इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। यस और नो? 5वीं क्लॉक तक पहुंचते पहुंचते पहली इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। यस, आगे ऑब्जर्व करिए। फेच, क्या मैं फर्स्ट क्लॉक पे इंस्ट्रक्शन 2 का फेच कर सकता हूं?
नहीं कर सकता ना, अभी सर्किट मेरा बिजी है, तो मेरे को इधर फेच करना पड़ेगा। या मैं फेच किया और अब पहली बार आपका सामना होगा जिसको बोलते हैं स्टॉल। क्या मैं थर्ड क्लॉक पे डिकोड कर सकता हूं? क्या मैं थर्ड क्लॉक पे डिकोड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का डिकोड पूरा नहीं हुआ, मशीन बिजी है भाई। बात समझ आ रही है क्या? मशीन बिजी है, यूज है, वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब नंबर आएगा तो डिकोड में 2 क्लॉक लगेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट में भी 2 क्लॉक मांग रहा है, ठीक है 2 क्लॉक दिया, और उसके बाद राइट बैक में सिंगल क्लॉक मांग रहा है, यानी कि 8वीं क्लॉक तक पहुंचते पहुंचते इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड, लेट मी प्रोसीड फर्दर। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 फाइनली फेच कब स्टार्ट कर सकता है सर? फेच स्टार्ट करेगा थर्ड क्लॉक पे। 2 क्लॉक तो फेच में खर्चा कर दिया, अब डिकोड करना चाहता हूं बट नहीं कर पा रहा, सिंगल क्लॉक में डिकोड करूंगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा, अगेन स्टॉल। गौर कर पा रहे हैं? बिजी अभी सर। उसके बाद 3 क्लॉक लग रहा है एग्जीक्यूट में, सो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट, and then you come to write back, so 2 clocks are required। 12 क्लॉक का खर्चा हो गया, 3 इंस्ट्रक्शन रन हो चुके हैं। सीक्वेंस फॉलो कर पा रहे हैं क्या आप लोग? सीक्वेंस फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। फिर आगे बढ़ता हूं। फेच, ये स्टॉल झेलने के बाद इधर कहीं से मैं फेच चालू करूंगा। मैं चाहूं तो यहाँ पे स्टॉल दिखा सकता हूं आपको। ये मैंने फेच किया, डिकोड में 3 क्लॉक लगाए बट यहां स्टॉल लगा, फिर 3 बार डिकोड, 3 बार डिकोड, यस। उसके बाद एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, फर्दर स्टॉल लगा, 2 क्लॉक एग्जीक्यूट के, और फाइनली 13th पे जाते जाते राइट बैक। एंड नाउ द लास्ट वन एंड ओके, चलो ऑरेंज कलर यूज कर लेते हैं। तो फेच के बाद आपने इधर किया था, क्या मैं 6 नंबर पे फेच कर पाऊंगा? जी हाँ। उसके बाद हे भगवान भारी स्टॉल लगे, फेच के बाद डिकोड करना है, 3 स्टॉल बैक टू बैक लगे, तब कहीं जाके 2 क्लॉक में होगा डिकोड। उसका फिर स्टॉल लगा, फिर होगा एग्जीक्यूट, यस, और उसके बाद 2 क्लॉक में होगा राइट बैक। मुझे बताएं, वैल्यू के साथ, आइडिया के साथ कहां स्टॉल लगा रहा हूं, कहां आगे बढ़ रहा हूं? और एग्जैक्ट 15 ही आ रहा है क्या आप लोगों का? भी 15 ही आ रहा है क्या, या कुछ और आ रहा है? कंफ्यूजन रह जाए तो फिर बात का मजा क्या? 15 ही आ रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है सर, तो मुझे बताइए स्पीड अप कितना है? स्पीड अप कितना है? 32 डिवाइड बाय 15, स्पीड अप टर्न्स आउट टू बी 2.13। स्टेजेस कितने थे? स्टेजेस तो 4 थे। एफिशिएंसी डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बता रहे हैं आप लोग? मेरा मित्र अभय कह रहे हैं एफिशिएंसी सर आ रही है 53.33%। ये तो बहुत पुअर है, इतना कम भी नहीं पढ़ना कि कहीं एडमिशन ना मिले, कहीं प्लेसमेंट ना मिला। 53.3 बहुत कम परसेंट हो गई। अब आप मुझे बताएं ये क्यों ऑब्जर्व मैं करा रहा हूं, ये आइडिया क्या है? क्या कोई बता सकता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, ये इतना पुअर क्यों हो गया? ऑब्जर्व करो इस बात को, आप बताओ। स्टॉल्स लगे, ठीक है, स्टॉल क्यों लगे ये बताओ ना। स्टॉल लगे हो तो दिख रहा है मुझे भी, स्टॉल क्यों लगे? स्टॉल क्यों लगे? स्टॉल लगे क्योंकि सर्किट बिजी था। सर्किट बिजी क्यों था? अभी मुद्दे की बात नहीं बोल रहे, सर्किट बिजी क्यों था? क्योंकि इंस्ट्रक्शन का टाइम डिफरेंट था, ये प्रॉब्लम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको लेनी है यहां पे, जो फॉर्मूले आपको नहीं समझा सकते। हमारा सपना क्या, दोबारा याद करके बताओ, हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है CPI 1। सुबीर है यहाँ पे क्लास में? सुबीर है? सुबीर, क्या आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अच्छी लगती है? मेरे मित्र, मेरे दोस्त, हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने पूछा, मुझे पता था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
हमारा सपना सीपीआई 1 है, बट इसका पॉलिटिकल सीपीआई से कोई लेना देना नहीं है। यस, ठीक है। तो अगर आपका सपना सीपीआई 1 है और वो सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हर इंस्ट्रक्शन का टाइम सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? हर इंस्ट्रक्शन का टाइम सेम होना चाहिए। काफी लोगों की डिमांड आ रही है कि सुबीर से बात करो, सुबीर की बात सुननी है। यार ऐसे लोग माइक नहीं छोड़ते, फिर बाद में प्रॉब्लम है, आप लोग नहीं समझ रहे। बट चलो, ऐसा ना हो। सुबीर भाई बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। वरना सुबीर मुझी पे लगा देगा। नहीं, लेकिन सुबीर अभी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलो थोड़ा बाद में बात करेंगे। ओके ओके, लेट्स। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे डर गया? फिर वो नहीं बात कर रहा, वो पढ़ने आया। चलिए, हम भी पढ़ने आए हैं। हाँ, तो आप भी बात समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है कि इंस्ट्रक्शंस के जो फेजेस के टाइम है वो अलग अलग है। ये प्रॉब्लम है जिससे स्टॉल आया। इन स्टॉल से हमारा टाइम खराब हुआ, जिससे एफिशिएंसी पुअर हुई, स्पीड अप खराब हुआ। यस और नो? जिससे एफिशिएंसी पुअर हुई और स्पीड अप खराब हुआ। क्या बात समझ आ रही है? यस, ठीक है ठीक है। तो अब मैं एक काम और करना चाहता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूं। चलो, इस क्वेश्चन के बाद सुबीर आपसे बात करेंगे। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और जो अभी कंसेप्ट आपने समझा उसको रीइंश्योर करने का तरीका है। टाइम आपको दूंगा कम से कम 4 मिनट, क्योंकि नया नया कंसेप्ट है। टाइम दूंगा कम से कम 4 मिनट। टेबल आपको बनाना पड़ेगा, फिर भी कम टाइम हो तो मुझे बताइएगा, मैं और बढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले ये क्वेश्चन जरा ऑब्जर्व करें एक बार। पूरी बात ध्यान से इसकी पढ़िए, सुनिए क्या ये कहना चाह रहा है, इसे ऑब्जर्व करिए। और फिर सर मुझे बताइए कि कैसे हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। अबे राहुल, ये तुम्हें लपेट रहा, इसके चक्कर में मत रहो।
1 मिनट और बढ़ा दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। वैल्यू बाय वैल्यू बढ़ते जाना, जो जल्दी करेगा वही डूबेगा। या एक शॉर्टकट ट्रिक भी आप लगा सकते हो, लूप पे आप ध्यान दो तो। गलत हो गया, कोई बात नहीं। और ये तो सोचो ऑप्शन यहाँ पे अगर फिल इन द ब्लैंक होता तो क्या हाल होता। तो ऑप्शन है, अगर फिल इन द ब्लैंक ये क्वेश्चन होता तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता। हाँ भाई, सफिशिएंट टाइम है, कोशिश कर लिया आपने, टाइम और बढ़ाऊं? हो गया, ठीक है सर, ओके ओके। तो 14%, 13% आर सेइंग दैट इज ऑप्शन ए। 50% एग्जैक्ट, आधी क्लास बोल रहे दैट इज ऑप्शन बी। 1/4 approximately 24% are saying it is option C, and 13%, 13% of you are saying it is 30. Okay. और जाहिर सी बात है कुछ अलग अलग ऑप्शंस भी निकले होंगे जो आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट किया होगा। तो अगर ये फिल इन द ब्लैंक होता तो और मजेदार होता, बट चलिए आगे बढ़ो, इसको फिल करना स्टार्ट करूं। तो लॉन्ग कट लिया तो शायद सही किया है ना। मैं जल्दी जल्दी फिल करता हूँ, जहां गलती करूं बताइएगा। पहली इंस्ट्रक्शन 2 फैच, पहली को तो टेंशन नहीं, सिंगल डिकोड, एक एग्जीक्यूट, एक राइट बैक। यस। सेकंड इंस्ट्रक्शन फैच अगले से स्टार्ट होगा, इधर से फैच चालू होगा। लेट मी चेंज द कलर। सो सिंगल फैच, देन डिकोड पे 3 खर्चा, डिकोड डिकोड डिकोड, और उसका एग्जीक्यूट पे 2। सो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एंड राइट बैक पे भी 2, राइट बैक राइट बैक। एक्सक्यूज मी, यहां तक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आगे ऑब्जर्व करिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगले i3 में फैच फैच, देन डिकोड हम नहीं करेंगे, देन वी हैव डिकोड। यस। देन डिकोड के बाद अगेन स्टॉल एग्जीक्यूट, एंड देन अगेन स्टॉल 3 राइट बैक। सो राइट बैक राइट बैक राइट बैक, 13 तक जा रहा हूं। कहीं गलती करूं तो मुझे बताइएगा, कहीं गलती करूं तो मुझे बताइएगा। देन लेट मी कम टू द 4th वन। फैच चालू होगा 6 से, डिकोड अभी नहीं हो सकता, डिकोड में अगेन 2 क्लॉक लगेंगे, एग्जीक्यूट में 2 क्लॉक लगेंगे, राइट बैक नहीं हो सकता, और उसके बाद 2 क्लॉक और। सो राइट बैक विल गो टिल 15। और यहां पर i1 i2 i3 i4 की फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गई। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अब यहां पे 5 सेकंड का मौन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया। कहता 1 से चालू करके 2 तक जा रेला है,
तो इसको कितनी बार करना है? 2 बार करना है. सो 15 into 2. सो आंसर इज 30. नो सर. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइपलाइनिंग. क्या आप 16 से शुरू करोगे दोबारा इटरेशन? नहीं. देखो ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? और ये लोग नेक्स्ट लेवल पाइपलाइनिंग इन्होंने बना ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके. इट इज नेक्स्ट लेवल पाइपलाइनिंग यूजिंग द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 16 क्लॉक में गेम खत्म कर दिया. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से परे है. अब 2 ऑप्शन बचे 23 और 28. उसमें चलो ऑब्जर्वेशन करते हैं 1 by 1. मैं दोबारा से चालू हो जाता हूँ. एंड लेट मी अगेन यूज द सेम कलर. फेच कहां से चालू होगा? 7 नंबर से. 2 बार फेच, डिकोड पे पेनल्टी, सिंगल डिकोड, एग्जीक्यूट पे पेनल्टी, सिंगल एग्जीक्यूट, उसके बाद पेनल्टी 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 एंड देन 16th पे जाके पहली इंस्ट्रक्शन I1 दोबारा रन होगी. कहीं गलती करूं तो मुझे याद दिलाइएगा, मुझे टोकिएगा. फिर आगे बढ़ता हूं. इधर से फेच चालू होगा, देन 3 क्लॉक लगेगा डिकोड, देन 2 होगा एग्जीक्यूट एंड देन सिंगल एंड देन राइट बैक एंड राइट बैक. 18 तक का खर्चा हो गया. देन उसके बाद let me use the green color and there is fetch. Oh bhai, heavy penalty and then decode and then penalty and then execute and then penalty and then 3 for right back and right back. 21 तक हम पहुंच चुके हैं. सर एक पेनल्टी और एक बार और बोलिए ना सर. पेनल्टी 2 बार बोल दिया. बताओ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? अच्छा, आई एम सॉरी. बट खैर फाइनल रिजल्ट सेम रहेगा क्योंकि इधर फेच पे 2 लगा है. बट कोई बात नहीं क्योंकि स्टॉल था तो अपन बच गए. फेच में 2 था लेकिन स्टॉल था तो बच गए. अभी ठीक है? ओके, नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर. आखिरी पे चलता हूं. सिंगल फेच and then stall and stall, 2 decode and then execute and then 3 stall and then write back and write back. मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं? अर्घम निर्पामति स्वाहा. 23rd इंस्ट्रक्शन में गेम खत्म हुआ. और ये लीजिए सर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है. 28 अपने टेबल नहीं बनाया, शायद वो आंसर नहीं होगा. अच्छा, ये ऐसा आपने एनालिसिस किया, बात तो सही है. मुझे एक्चुअली स्पेस बहुत कम है. समझ गई, कोई बात नहीं. सर कांट वी गिव 1 राइट बैक इन सेकंड इटरेशन ऑफ I1 फॉर 1 राइट. एक सेकंड, क्या बोल रहा है सर? can't we give 1 write back in second iteration of I1 of 1 write back on 13? आप आओ, आप क्वेश्चन बोल के पूछो अपना. आप क्वेश्चन बोल के पूछो. यश, उस समय अच्छे से समझ पाऊंगा. ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप लोग मुझसे ऐसा क्यों बोलोगे हैंड रेज नहीं हो रहा है? या ये एआई का सॉफ्टवेयर है जिसको पता है किसको हैंड रेज करने देना है, किसको नहीं? चलो खैर कोई बात नहीं. आप क्या बोल रहे हो? राइट बैक में I1 में इधर भी एक ही लगा, इधर भी एक ही लगा. डाउट क्या है मुझे बताइए. अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? आर्या, सर फॉर I4 डिकोड वॉन्ट स्टार्ट एट 13. एक सेकेंड, I4 का डिकोड 13 पे स्टार्ट नहीं होगा. I4 का डिकोड 13 पे स्टार्ट नहीं होगा. I4 का डिकोड
कौन से 13 पे? मैंने तो नहीं स्टार्ट किया 13 पे। i4 का डिकोड वन स्टार्ट इन 13, वन स्टॉल 13, देन सेकंड डिकोड। i4 का डिकोड मैंने 15 पे चालू किया है। पहले वाला तो बहुत पहले हो गया, क्या बोल रहे हो आप? आप पूछ रहे हो हम 13 पे चालू कर सकते हैं कि i4 का डिकोड है? ये कहां से आया? i4 का नंबर तो बहुत नीचे है यार। अच्छा, पहले मैं यश मोदी का डाउट क्लियर करूं। हेलो यश मोदी जी, कैसे हैं आप? Sir, I want to say that in second iteration of I1, there is only... दोबारा से शुरू से, आप बताएं। वेरी गुड। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Sir, in second iteration of I1, as you can see, only one write back is there, and yes. slot 13. Well, sorry, हाँ slot 13 पे सर I4 का इटरेशन नहीं है राइट बैक का, तो सर हम लोग एक राइट बैक उधर दे सकते हैं क्या? उस समय तक तो i3 ने भी अपना काम पूरा नहीं किया। गौर करिए, i3 12 और 30 नंबर पे राइट बैक कर रहा है, उसका इंतजार i4 कर रहा था। जब i4 कंप्लीट करेगा तो मेरा नंबर आएगा। आपने बट i4 का एक गैप है ना, i3 और i1 जो दोबारा एग्जीक्यूट होगा उसमें i4 का गैप है। हाँ, ये बात ठीक है। चलो मुझे बताओ, क्या क्लॉक नंबर 13 में कोई आदमी राइट बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताओ। हाँ सर, कर रहा है i3। तो क्या राइट बैक करने वाली मशीन बिजी है? हाँ। तो फिर मैं उसमें i1 को राइट बैक कैसे कराऊं? ओके, आप समझ रहे हो? हाँ, कारण गलत हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये तो कमाल की बात है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब मेरे ख्याल से डाउट बहुत लोगों को क्लियर हो रहा है। भैया यहाँ 3 लेवल की वेटिंग चल रही थी, अब मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग क्यों मुझसे 13 में कराने की बात कर रहे हैं। ट्रेन नंबर अभी तो i3 ने काम पूरा नहीं किया, उसका इंतजार i4 कर रहा है, उसके बाद i1 का नंबर आएगा भाई। सही बात है कि नहीं? ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सभी को? इसमें कोई डाउट है अभी? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं? अच्छा, एक सेकेंड। आर्या फिर कहीं अभी अटकी हुई है। आर्या जी आप आएंगी? आप ऑडियो में पूछेंगी अपना सवाल? सर यस सर, सेकंड इटरेशन फॉर i4 का सेकंड इटरेशन, इट हैज स्टार्टेड फेच एट 12, फेच किया 12 पे, एंड देन वी कैन डिकोड इट एट 13। हम 13 पे डिकोड करेंगे। अब देखो, शायद आप भी उसी उसमें हो कंफ्यूजन में। 13 में तो i2 डिकोड कर रहा है, डिकोडिंग का सर्किट बिजी है। सेम डाउट आपको भी है, सेम कंसेप्ट में। जब i2 का डिकोड कंप्लीट होगा तो अगला नंबर i3 का लगेगा। जब i3 कंप्लीट करेगा तब कहीं जाके i4 का नंबर आएगा। लुक एट दिस साइकिल, लुक एट दिस साइकिल। तो ये सोचना, एक और बात आप लोग जो कर रहे हो, ये सुपरलेटिव पाइपलाइनिंग है। एक होती है सिंपल पाइपलाइनिंग, एक होती है रिलेटिव पाइपलाइनिंग, होती है सुपरलेटिव पाइपलाइनिंग की i3 का डिकोड नहीं हुआ, उससे पहले i4 का डिकोड कराने पे आप चले हो। ये कैसा अपराध करने की बात मुझसे कर रहे हो? ये है चुल्लस्त पाइपलाइनिंग। ये किस तरह की पाइपलाइनिंग है? i3 के डिकोड से भी पहले i4 का डिकोड, ये कैसे संभव है? अच्छा, एक बात आप और नहीं सोच रहे, एक बार आप ये भी नहीं सोचा, एक बार और समझो, कॉमन सेंस एक बात सोचो। अबे अगर 13 पे डिकोड करना पॉसिबल होता तो मैं पागल हूं जो मैंने i3 को रोका हुआ है? उसे नहीं करा दिया होता मैंने डिकोड? सोचो, आप सोच रहे हो कि 13, ये तो स्टॉल लगा के रखा मैंने यार। 13 खुद वेटिंग में डिकोड के लिए। अगर 13 पे संभव होता तो सर उसे ही ना करा दिया होता मैंने।
बात समझ आ रही है क्या? आप किसी शॉर्टकट के बारे में बात कर रहे थे, वो तो मैं कंफ्यूज कर रहा था। शॉर्टकट वाले 13% डी में पकड़े गए हैं। शॉर्टकट वाले शॉर्टकट वाले डी में पकड़े गए हैं। अच्छा सर, टेबल कैसे बनाना चाहिए पेपर में? एक पेंसिल लो, एक स्केल लो, पहले कॉलम्स खींचो, उसके बाद रो खींचो, फिर टेबल बना लो, है ना। हालांकि मैं आपको बताऊं 2009 में 2 मार्क ये क्वेश्चन पूछा गया था। आजकल इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्वियसली क्या थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाने वाला है। यस है ना, बट डोंट वरी अबाउट इट। अगर आज के टाइम में पूछेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एग्जामिनर इतना लंबा नहीं खींचेगा, कि आपको अगर आता हो तो 3-4 मिनट से ज्यादा लगे। और बाकी एक्सट्रीम केस में कभी खींच भी लिया तो कौन से सारे क्वेश्चन कर ही रहे हो आप। ये बात मान लो 80% लोग वहां बैठ के टाइम पास कर रहे होंगे। हाँ भाई बढ़िया, चल 2 बार टॉयलेट हुई है, एक बार और हुआ है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो टाइम कहीं नहीं जा रहा, टाइम बहुत है, कर लेना इसे आराम से। 10 में से क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है ना, प्रॉब्लम क्या है? ये मुश्किल नहीं, टाइम टेकिंग है। हाँ मानेंद्र जी बताएं। हेलो सर। हेलो। हाँ मानेंद्र जी बताएं, स्वागत है। सर हम उसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, जैसे अगर क्लॉक 15 है तो फिर उसमें अगर कुछ सेम आया तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वहां पर। जैसे अगर डिकोड आया और नीचे चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, वैसे चेक कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कॉलम में ऊपर डिकोड है, इसका मतलब डिकोड का सर्किट बिजी है, कर सकते हैं। और अगर डिकोड नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं डिकोड होना चाहिए, वरना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, मैं ये यार इसको मैं स्टडी कर रहा था। हमारे जो भाई हैं, हमारे भाई जो हैं प्रसाद जो हैं, इन्होंने कविता भेजी थी, याद है आप लोगों को? तो उसका विमोचन मैं इंस्टाग्राम पे तो करूंगा, बट मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसे सीरियसली देखा या पढ़ा होगा, और उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बाद में रिकॉर्डिंग में भी इसे देखेंगे। ये बड़ी मोटिवेशनल है, ये बड़ी मोटिवेशनल है। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों की जो कहानी है बता रही है, तो मैं चाहता हूं अगर आप मुझे अलाउ करो 2 मिनट दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। अगर आप मुझे अलाउ करो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। ये बड़ी मोटिवेशनल है। चलिए तो मैं पढ़ता हूं। कविता कुछ ऐसे शुरू होती है। आपसे मिलकर हम संभलने लगे, आपसे मिलकर हम संभलने लगे, खुद पे भरोसा करके पढ़ने लगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आधे टाइम अपन इसलिए नहीं पढ़ पा रहे होते, डर लग रहा है सर। आपसे मिलकर हम संभलने लगे, खुद पे भरोसा करके हम पढ़ने लगे। इस कठिन सफर में अकेले चलना है। जैसा मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपका साथ दे सकता हूं, लेकिन अंततः आपको पढ़ना पड़ेगा। इस कठिन सफर में अकेले चलना है, रोज के परिश्रम से भविष्य बदलना है। इस कठिन सफर में अकेले चलना है, रोज के परिश्रम से भविष्य बदलना है। 6 महीने रैंक 1 ना वो हम नहीं। खूबसूरत, आपने मेरे दिल को छू लिया। 6 महीने रैंक 1, इसे 3 महीने लिखते और बेहतर है, बट आपके शब्द है तो उन्हें बदल नहीं रहा मैं। 6 महीने रैंक 1 ना वो हम नहीं, धीरे धीरे ही हमें आगे बढ़ना है। बहुत खूबसूरत, ये सच्चाई है, ये सपना नहीं, वास्तविकता का परिचय है। 6 महीने रैंक 1 ना वो हम नहीं, धीरे धीरे ही हमें आगे बढ़ना है। उंगली आपकी थाम चलने लगे, आपसे मिलकर हम संभलने लगे। उंगली आपकी थाम चलने लगे, आपसे मिलकर हम संभलने लगे। अब आगे देखिए,
अगला पैराग्राफ और मजेदार है। आईआईटी 20 लाख का पैकेज 20 एलपीए, आईआईटी 20 एलपीए, मैं तो वैसा लड़का नहीं। आईआईटी 20 एलपीए, मैं तो वैसा लड़का नहीं, मेरा तो पॉइंटर 7 उसके आगे बढ़ता नहीं। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आईआईटी 20 एलपीए, मैं तो वैसा लड़का नहीं। बिल्कुल ईमानदारी की बात, मेरा तो पॉइंटर 7 उसके आगे बढ़ता नहीं। आपसे सीखकर गेट से परम में डरता नहीं। आपसे सीखकर गेट से परम में डरता नहीं। सपने अब बढ़ चुके हैं, 20 लाख के पैकेट से काम चलता नहीं। देख रहे हैं, 4 लाइनों में कवि का भाव देखिए। आपसे सीखकर गेट से मैं डरता नहीं और सपने अब बढ़ चुके हैं, 20 लाख के पैकेट से काम चलता नहीं। आपके संगत से बड़े सपने बुनने लगे, आपसे मिलकर हम संभलने लगे। आपके संगत में बड़े सपने बुनने लगे, आपसे मिलकर हम संभलने लगे। आखिरी पैरा पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। 4 घंटे दिन के खुशी से गुजरते हैं, 4 घंटे दिन के खुशी से गुजरते हैं, उदाहरण आपके दिमाग में ठहरते हैं। 4 घंटे दिन के खुशी से गुजरते हैं, उदाहरण आपके दिमाग में ठहरते हैं। सुनकर आपकी बातें हम काफी सीखते हैं, सिर्फ गेट नहीं जीना कैसे सीखते हैं। सुनकर आपकी बातें हम काफी सीखते हैं, सिर्फ गेट नहीं जीना कैसे सीखते हैं। कामयाबी की राह पर अब हम आगे बढ़ने लगे, आपसे मिलकर हम संभलने लगे, आपसे मिलकर हम संभलने लगे। बहुत ही खूबसूरत। और ये जो जर्नी होती है ना प्रिपरेशन की, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपने वास्तविकता की भी बात की है, अपना डर दिखाया है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन दिखाई है, लेकिन आपको इस बात का अंदेशा है कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे प्रिपरेशन करेंगे तो सपने बड़े लगाए जा सकते हैं और 4 घंटे की क्लास खुशी का पल हो सकती है। इस बात को समझना, इस बात का विचार करना, ये बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग जानते हैं मैं तो खुद साहित्य का कदरदान हूं, तो मैं आशीर्वाद के तौर पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक करना, आशीर्वाद के तौर पे 2100 रुपए की धनराशि मैं भाई प्रसाद को अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, 2100 रुपीज कि भाई आप इसी तरह आगे लिखकर, बहुत टैलेंट है आपके अंदर। मैं बहुत खुश हूं और ये कविता जब मैंने अकेले पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो 2100 रुपीज में राशि आपको देना चाहता हूं आपका उत्साह वर्धन करने के लिए। इसी तरह लाइफ में लिखते भी रहे, है ना, बाकी पढ़ता आप रहे हैं बट इसके लिए भी समय निकाले। बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड। इससे मैं अपने YouTube चैनल पे भी पढ़ूंगा, अगर आप मुझे परमिट करेंगे तो अपने YouTube चैनल पे भी पढ़ूंगा, अनअकैडमी की लाइव क्लास में भी पढ़ूंगा, ताकि बहुत लोग इस कविता से मोटिवेशन ले सके। यस, अच्छा, ये बात सही है। क्या आप एक बार अगर बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। प्रसाद जी, बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड। हेलो हेलो, यस सर। हाँ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, इतनी अच्छी कविता आपने लिखी। मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग जरूर करिएगा। बाकी एक बार अपने मित्रों को, दोस्तों को हाय बोलिए और बताइए कि ये जो आपका जो कवि का जो रूप हमने देखा, ये कब से शुरू हुआ और कब से आप लिख रहे हैं? लिख तो 5 साल से रहा हूँ, पर फर्स्ट टाइम इतना एप्रिसिएशन मिला है। वैसे तो कुछ फ्री टाइम में लिखता रहता था, सोचा था आपके लिए लिखूंगा, फरवरी से सोचा था, पर टाइम ही नहीं मिला था, तो अभी टाइम मिला तो लिखा। बहुत अच्छा। मुझे लगता है अगर बहुत स्टार्टिंग में लिखते तो शायद इतनी ईमानदारी से लिख भी नहीं पाते। ये जर्नी जो आपकी रही, इसमें बहुत सारे पल आपने सीखे समझे, वो इस कविता का पार्ट भी बने। हाँ, और डिसाइड करके नहीं लिख सकते कि आज लिखूंगा तो
आज कंप्लीट ही होगा, जब वो अंदर से आता है तभी निकल जाता है। ये बात तो सच है, ये बात सच है। आप अपनी बाकी कविता भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे डालिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो आपकी कॉपी के अंदर ही रह जाए, है ना? हाँ, वन लाइनर्स डालता हूँ मैं इंस्टा पे, पढ़ी नहीं डालता, मैं तो पढ़ते नहीं ना पढ़ी तो। नहीं, कोई पढ़े ना पढ़े, ज्यादातर कवियों को उनके बाद ही जाना जाता है, उनके बाद ही प्रसिद्धि मिलती है। सामाजिक मसलों पे भी लिखा करें। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड प्रसाद, आई एम प्राउड ऑफ थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके ओके, चलिए भाई, तो बड़ी अच्छी कविता थी, और इसको मैं एक बार उस पे इंस्टा, ये आपका जो हमारा जो क्या बोलते हैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उस पे भी मैं डालूंगा, और इस कविता को मैं यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ूंगा। चलिए, अब मुझे लगता है कि एक अगला छोटा सा एक आइडिया मुझे बताना है, बट उसमें समय लगेगा, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वैसे काफी अच्छा एक मूड बन गया है। तो इस कविता से कुछ सीख के पढ़िएगा, इस पे आगे काम करिए, और बाकी अब हमारी मुलाकात होगी मंडे, और सब कुछ सही रहा तो मैं आपको अपने स्टूडियो में ही बैठ के बात करूंगा। यस, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।